फ्रीलांसर को ना कुछ नहीं समझता गोरा, ये तो फ्रीलांसर है, $200 दे रहा हूँ, ये नाचेगा भी मेरे लिए। सही एक उससे भी नीचे तबका होता है जो होते हैं वाइट लेवल वाले, वो कहते हैं वो तो एक बंदा है, तुम तो सारे नाचोगे, तुम तो एक एजेंसी हो। अगलों को हम कहते थे 2 ग्लव्स का ऑर्डर है, तो वो 2 समझते थे, 2 कंटेनर, 2 डिजाइन, 2 कंटेनर जाने, तो कोई इज्जत देता था, कोई नहीं देता था। मैं किसी को कॉल करता था, सीईओ को मैसेज करना, तो उसने मुंह नहीं लगाना, और तो मुझे बड़ा दुख होता था उस टाइम पे कि यार मतलब मैं कोई माठा बंदा नहीं हूँ। मुनीर कौन है और वो किस मिशन पे? I realized this is an e-commerce business, this is a agency business, this is a digital marketing agency business। हमने इन दोनों को इकट्ठा लेके चले। जो बंदा मिलता वो ऐसे आपको ट्रीट करता है कि तुम गरीब पाकिस्तान रहने वाले, तुम्हें तो पता ही नहीं लोड शेडिंग के मसलों में, बेटा मैं सुपीरियर, ये माइंडसेट ही डिफरेंट। एक्सक्लिफ की क्या स्टोरी है? हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी व्हिच डील्स इन ई-कॉमर्स ब्रांड्स। क्यों? क्योंकि हमारा अपना ई-कॉमर्स ब्रांड था, हमें आता ही ये था, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना, प्रोडक्ट की एसईओ करना, प्रोडक्ट स्टोर चलाना है। किसी का स्टोर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, उसकी मार्केट करना, उसकी एसईओ करना। एक बंदा गमले बेच रहा है, दूसरा फर्नीचर बेच रहा है, तीसरा जूते बेच रहा है, चौथा फैशन बेच रहा है, पांचवा आके ब्रांड्स बेच रहा है, एक लग्जरी आइटम्स बेच रहा है, एक कुछ नहीं तो बेडशीटें बेच रहा है। फैसलाबाद सियालकोट हम समझते हैं सारी चीजें, तो हमें एक आइडिया था कि ये क्या चाहिए, तो मैंने ना गलती करके पाकिस्तानियों को भी हाथ पकड़ा। ठीक, तो ये लोग ना पैसे देते थे, ना इनको समझ आती थी, तो वो बड़ा टफ टाइम। पाकिस्तान को आउट कर दिया, मैंने कहा नहीं करना मैंने किसी पाकिस्तानी के साथ। पाकिस्तानी जो बाहर है ना उनके साथ तो बिल्कुल तौबा कर। अस्सलामुअलैकुम जी, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला की पाक 99 नामों से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जॉब्स चेंज हो रही हैं, स्किल्स की डिमांड चेंज हो रही है, और जो ट्रेडिशनल कैरियर पाथ था वो भी चेंज हो रहा है। और सर्टेन सिचुएशन में एक सवाल जो है वो हर एक स्टूडेंट के माइंड में, हर एक प्रोफेशनल के माइंड में और हर एक एस्पायरिंग फाउंडर के माइंड में है कि आखिर मैं अपना फ्यूचर बिल्ड कैसे करूँगा। देखिए, स्टूडेंट्स के पास डिग्री है लेकिन उनके पास रोड मैप नहीं है। प्रोफेशनल्स के पास जॉब्स हैं, उनकी को सैलरी तो आ रही है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे। फाउंडर्स मोटिवेटेड हैं लेकिन एक क्वेश्चन उनको जो है उनका कंटिन्यूसली उनका पीछा कर रहा है कि हम आखिर जो है टीम कैसे बिल्ड करेंगे, क्लाइंट्स कैसे लाएंगे, कल्चर कैसे बिल्ड होगा हमारा, और हम अपने बिजनेस को ग्लोबली स्केल कैसे करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर, एक ऐसे फाउंडर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान से ग्लोबली एजेंसी का जो बिजनेस है वो बिल्ड किया, बल्कि ये इनका पोर्टफोलियो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप तक, लीड जनरेशन तक, मार्केटिंग तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि टीम, कल्चर, ये सब चीज़ें जो हैं वो इनकी एक्सपर्टीज हैं। आज हम बात करेंगे कि फाउंडर की जर्नी क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान में चैलेंजेस क्या हैं, लोकल मार्केट में चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी एजेंसी बनाना चाहते हैं, या पाकिस्तान से आप ग्लोबली जाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट मी वेलकम फाद साहब। फाद साहब जो हैं सीईओ हैं, फाउंडर हैं हिकबा-क्लिक्स के, इसके अलावा ये पॉडकास्ट भी करते हैं, थिंक विद फाद। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आके। सर भाई, सीरियसली ऑनर ही मेरा है कि आपने अपना टाइम निकाला। मुझे पता है कि आज सैटरडे और आज आपने हसल टॉक करनी होती है, लेकिन एनीवे मैं सब कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सर भाई, वैसे आप सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आप हैं फाउंडर्स के साथ ज़रा ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग है, मैं थोड़ा स्टूडेंट्स के हवाले से उनको, उनका स्पोक्स पर्सन, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, आई वांट टू नो कि आप कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे कि अगर मैं पूछूँ कि फाद मुनीर कौन है और वो किस मिशन पे हैं। मैं बेसिकली एक हसलर हूँ। हसलर उस बंदे को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत पे बिलीव रखता है, बहुत ज़्यादा जो होता है कि कंफर्ट ट्रैप में नहीं फंसता, और वो समझता है कि अपने गोल को जब तक वो अकम्प्लिश नहीं कर सकता वो उसको जुस्तजू जारी रखनी है। तो मैं वो वाला हसलर हूँ, और ये हसल मेरी स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी टाइम से। और जब मैंने सोचा कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ना ज़्यादा जीपीएस थे, ना ज़्यादा ग्रेड्स थे, ना प्रोमिनेंट था ज़्यादा, बट आई वाज ऑलवेज द फैसिलिटेटर। क्लास हो गई, चीज़ें हो गई, सिस्टम हो गया, कर रहे थे, सीख रहे थे। लेफ्ट, तो जो एवरेज बच्चे होते हैं ना वो फिर लेफ्ट राइट भी ना हाथ पाँव मार रहे होते हैं कि यार ये भी सीख लेते, ये भी देख लेते। तो उस टाइम पे भी जॉब्स वगैरह हमने स्टार्ट की। तो वहाँ से ऑनवर्ड्स जो मेरा एक वन लाइनर गोल था वो ये था कि यार आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, आई वॉन्ट टू एंजॉय द प्रोसेस। उस सिलसिले में मैंने जॉब्स की, और मैंने स्टार्टिंग की सिस्टम्स लिमिटेड से, उनके सेल्स डिपार्टमेंट में, और वहाँ से फिर मैं गया गैलप के अंदर। वहाँ से बीच में मैंने कोका कोला लिमिटेड के अंदर मैंने थोड़ा सा काम किया,
वो कहीं ना फिट नहीं होता, रिसर्च एफएमसीजी इस तरह। उसके बाद फिर मैंने बाहर लंदन मेरा आना जाना फैमिली की वजह से काफ़ी था, हर साल ही मैं जाता था। तो दो कल्चर्स को मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि मैंने परवान चढ़ते देखा। एक तरफ वहाँ के दोस्त कज़न हैं उनको मैं देखता, एक तरफ यहाँ आके देखते कि हमारे चैलेंजेस डिफरेंट है। ज़्यादा अरसा ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान में रहता था साल का, तो फिर मैंने देखा कि बाहर बच्चे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेल करें, मैं क्या कर रहा हूँ। उसी असना में मैं भी अपनी डायरेक्शन वगैरह डिग्री की और इन चीज़ों की बीबीए कर रहा था फास्ट से, उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद ये जॉब्स वगैरह की। इवेंचुअली आई लैंडेड अ जॉब इन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। वहाँ पे मैंने घुस के फिर मेरा पैशन था पाकिस्तान ये हेल्प करनी है, और वहाँ पे मुझे बड़ा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला। उस टाइम भी आपके जो आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। पंजाब की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे थे और मैंने वो काफ़ी चीज़ें सीखी कि मुझे उस दिन पता चला हमारा सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड पार्टनर चाइना नहीं अमेरिका। तो इस तरह की जब चीज़ें, फिर बाहर से ग्रुप्स आते थे, डेलीगेशंस आते थे, गोरे आते थे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ उनके ऑफिशियल्स होते थे, उनको एंड पे मैं एंटरटेन कर रहा होता था, मिल रहा होता था, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाता, पंजाब की चीज़ें बताता था, लाइफ स्टॉक फार्म से लेके हर चीज़, एग्री माइक्रो हाइडल प्लांट्स वगैरह सारे, आपकी मेट्रो ट्रेन का सारा। तो वो चीज़ें जब मैंने एक्सपीरियंस एक्सपोजर की तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। बट आई क्विकली रियलाइज कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। और मैं ऑनलाइन में कुछ करना चाहता था, बिकॉज मैंने सेल्स की, टेक के अंदर, गैलप के अंदर मैंने रिसर्च वगैरह बड़ी अच्छी सीखी। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बीच में एक ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था, तो वो थोड़ा सा नशा लगा हुआ था ऑनलाइन का कि यार। एंड देन इवेंचुअली आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड सोफिजार, जफर खान साहब की थी, जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर थी पूरी उस ज़माने में, 2010-11 की आई बिलीव बात है। वहाँ पे मेरे दो मेंटर्स बने, एक ने एसईओ सिखाई, एक ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल सिखाई। वहाँ से फिर मैंने रिज़ाइन दिया और देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस विद माय पार्टनर इन बॉक्सिंग ग्लव्स। ठीक है। और वो मेरा पार्टनर जो मेरा दोस्त भी है, यूनिवर्सिटी फेलो भी है, उसने मुझे धक्का दे के मार्केटिंग पे और इस पे कहा कि तू आ साथ लग में करना है। तो वहाँ से हमने फिर एक वेबसाइट वगैरह बनाई। सही। अब वो जो हमने वेबसाइट वगैरह बनाई तो उस टाइम हमारी सिचुएशन ये थी कि एसईओ भी खुद की, एड्स भी, एड तो खैर लगती नहीं थी, डेवलप भी खुद की, कंटेंट भी खुद का, बैनर्स भी खुद किया। और हमने फिर उसको रैंक किया और बॉक्सिंग ग्लव्स लगाए और 2-3 ऑर्डर आ गए। उसके ऊपर ऑर्डर आए तो उनको ईमेल की कस्टमर सपोर्ट बन के कि यार हम तुम्हें लिंक भेजते हैं पेमेंट का, क्योंकि पेमेंट हमारे पास थी नहीं। एंड देन वी गॉट अ गाय, हमारा दोस्त था यूके में, उसका पेपॉल लेके उनसे पेमेंट मंगवाई। पेमेंट आई वो लेके हम सियालकोट चले गए ऑर्डर लगवाने। अगलों को हम कहते थे 2 ग्लव्स का ऑर्डर है, तो वो 2 समझते थे, 2 कंटेनर, 2 डिजाइन 2 कंटेनर जाने। तो कोई इज्जत देता था, कोई नहीं देता था। काफी ठोकरे ठुकरे खा के मेरे पार्टनर, ही स्मार्ट गाय इन दिस गेम, तो उसको समझ आ गई प्रोडक्शन कैसे करानी है। आई टुक इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग, सेल्स एंड एवरीथिंग। वहां से फिर हमारा थोड़ा सा सिलसिला अच्छा चलना शुरू हुआ, तो मैंने 2-4 बच्चे रख लिए, 2-4 बच्चे रखे। और उस टाइम पे मेरी भी शादी निकाह हो गया हुआ था जब मैंने उसके बाद रिजाइन दे दिया। सही। तो जब 2-4 बच्चे रख लिए, अब सिलसिला हो रहा है, 2-4 क्लाइंट आ रहे हैं, मैंने कहा यार सब कुछ मैं तो नहीं कर सकता। वो 2 बच्चे रखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि कैश फ्लो मैनेज नहीं हो रहा। फिर मैंने उसके लिए क्लाइंट ढूंढे, और उस टाइम पे ई-लॉन्च ओडेस्क होता था, लेकिन वहां नहीं मैं गया, मैं ग्रुप्स वगैरह में गया, मैंने उधर से जाके उठाए और यूं मेरी एजेंसी पैदा हो गई। साथ साथ फिर वो क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, वो उनके लिए टीम बनाए, और साथ साथ बॉक्सिंग। और ये जो एजेंसी की हिकवा क्लिक्स के नाम से? नहीं, उसका नाम शुरू में होता था ब्रांड ऑक्टा। ब्रांड ऑक्टा। हाँ, मतलब नाम जो है ना, इसके पीछे भी साइंस होती है। एंटरप्रेन्योर शुरू में कोई नाम रखता है, फिर पार्टनरशिप, फिर हमारा एक पार्टनर होता था, उसके साथ अलग हुए, फिर एक और पार्टनर होता था, उसकी कंपनी थी, उसके ऑफिस में हम बैठे, उसकी डिवीजन से पहले वो कंपनी एक्वायर हो गई। वो कहते जी हमें सोनी ने खरीद लिया है, और वो चले गए मॉडल टाउन वगैरह, और हम वहाँ बैठे हैं उलुल बुलूल कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो बस इसी तरह करते कराते फिर उसी बिल्डिंग को, उसी को हमने खरीद भी लिया इवेंचुअली। ये टाइम भी आया, पहले हम रेंट पे थे उधर। तो इवेंचुअली तो ये जो है ना, वो जो जर्नी है, इट ऑल स्टार्टेड इन रैंडमनेस। क्लैरिटी नहीं थी कि मैंने एग्जैक्ट नेक्स्ट 5 इयर्स में ये करना है। मुझे ये था कि जॉब मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि जॉब के ऊपर मुझे अपनी ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अगर आप एक वैल्यू एडिशन हो किसी जॉब के अंदर, तो वो बिजनेस ओनर आपको कभी नहीं जाने देगा। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं है तो बिजनेस ओनर खुद ऐसे हालात पैदा करेगा कि आप चले जाए। और अगर आप किसी जॉब पे वैल्यू एडिशन नहीं बन सकते, तो आप अपने बिजनेस में तो बिल्कुल वैल्यू एडिशन नहीं बन सकते। तो फॉरगेट अबाउट दैट एक्सक्यूज के जी मेरा बॉस टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट नहीं सही, वो नहीं सही। यू नीड टू लर्न कि आपने वैल्यू एडिशन कैसे बनना। तो वो जो मेरा सिलसिला था, साथ साथ एजेंसी का उठने का और साथ साथ क्लाइंट्स का उठने का,
वो इकट्ठा चलता रहा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर मैंने काम किया, रैंडमनेस में काम की। सेल्स मुझे जितनी आती थी मैं खुद करता था, डे वन से मैंने सेल्स खुद की, और टीम रखी, टीम को आगे डेलीगेट किया काम, और फिर टीम से नहीं होता था वो भी काम खुद करना शुरू में, खुद शुरू में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डिलीवरी। हम ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी थे शुरू में, देन वी बिकम एसईओ एजेंसी, फिर हम बने SaaS एजेंसी, देन वी बिकम अ वाइट लेबल एजेंसी, एंड देन इवेंचुअली वी सेटल इन, बीच में हॉप ऑन हॉप ऑफ करते हुए लोकल बिजनेसेस के लिए हमने एजेंसी बनाई। हमने 18 के करीब एजेंसीज बनाई, मुख्तलिफ एजेंसी बनाई, फेल हो गई, ये नीश समझ आती थी उसमें वेबसाइट बना के हम एजेंसी लॉन्च कर देते। अच्छा, नहीं चली, रिजल्ट रहा। देन वी इवेंचुअली फिगर इट आउट, मसला क्या, बहुत सारे सेल्स के बंदे रखे, पिछले 3 साल तक बहुत खचल रहे हैं हम, लेकिन इवेंचुअली जो हमारी चीजें उठना शुरू हुई, तब उठना शुरू, जो मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में भी जिक्र करता हूँ कि जब तक फाउंडर की स्किन इन द गेम नहीं ना होती, वो खुद पेन नहीं लेता, वो खुद माइक्रो लेवल पे रहता, इट विल नेवर एलिवेट द गेम। तो वहां से वो साथ साथ उठ रहा था। दूसरी साइड पे हम अपना बॉक्सिंग और लेदर, और उसके अलावा हमने चाइना से बहुत सारे हमने स्टोर्स बनाए, वेयर हाउस उधर भी रखा हुआ है हमने, यूएस में भी रखा हुआ है। तो वहां से हम अपनी प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, होम किचन गार्डन और इस तरह की चीज़ों के अंदर, अदर देन दी हमारी फाइट स्पोर्ट्स। तो वो बड़ा अच्छा हमारा गया, क्योंकि हमारे पास एक स्किल सेट तो था, उसी को प्लग इन करके हमने वो भी लॉन्च कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा फाद भाई, मुझे ये बताएं कि व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद एजेंसी? ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि चलो ठीक है, आपने अपना कुछ शुरू करना, तो हमारे यहाँ एक ही टर्म बड़ा फेमस है, सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, तो एजेंसी जो है, ये आपकी ऑब्सेशन इतनी एजेंसी के साथ क्यों है? एंड आई वांट कि आप थोड़ा सॉफ्टवेयर हाउस और एजेंसी को भी डिफरेंशिएट कर दें। बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान में ना हमें क्लैरिटी, गाइडेंस और फ्रेमवर्क किसी ने नहीं बताया, जो मुझे फील होते जब मैंने स्टार्ट किया, ये सारी चीजें मिसिंग थी। सेल्स नहीं समझ आ रही कैसे करनी है, सेल्स केडेंस क्या होते हैं नहीं पता। जो डिग्री ने चीज सिखाई और उसके बाद जो थोड़ी बहुत इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की, उसने मुझे जितना हेल्प किया तो किया। जॉब्स मैंने जितनी की, उधर से जो एक होता है ना पीसीज ऑफ पजल्स, वो उठाए। लेकिन वो जब आप फाउंडर बनते हो ना, तो आपको फिर एक और ग्राइंड करनी पड़ती है। ठीक है, उस ग्राइंड के लिए आपको मेंटरशिप चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होता है, लर्निंग्स चाहिए होती है, लोगों के साथ नेटवर्किंग चाहिए। तो वो वाला जो एलिमेंट था ना, वो मिसिंग था। तो उसमें मुझे ना बड़ी परेशानी हुई कि यार अब, और उस जमाने में हमारा कल्चर क्या होता था कि जाहिर है छोटी कंपनी में 4 बंदों की टीम है, मैं किसी को कॉल करता था, सीईओ को मैसेज करना, तो उसने मुंह नहीं लगाना। और तो मुझे बड़ा दुख होता था उस टाइम पे कि यार मतलब मैं कोई माठा बंदा नहीं हूँ, मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, इज्जतदार बंदा हूँ, एक गाड़ी भी रखी हुई है, छोटा मोटा घर भी है, तो मैं अगर किसी को रीच आउट कर रहा हूँ, और मैं मेरे ख्याल में उन सीईओ से ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ यार ये इज्जत ही नहीं देते आपको। देन मतलब मुझे बड़ी जल्दी रियलाइज हुआ कि ये कितने मटेरियलिस्टिक हम लोग हो गए। तो जब मैंने उनको फेसबुक पे मैसेज करना, तो नहीं आना, जब इक्का दुक्का क्या आ जाने, उसकी रीजन क्या थी, मैंने पाकिस्तान स्टार्टअप्स के अंदर को एडमिन था मैं। पाकिस्तान स्टार्टअप्स इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉन कमर्शियल, नॉन मोनेटाइज ग्रुप है, जहाँ पे बड़े बड़े सीईओज आपके बैठ के बड़ी अपनी वैल्यू देते थे। आजकल वो थोड़ा सा जरा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमने कभी किसी की पीआर नहीं ली, कभी किसी की कमर्शलाइजेशन नहीं ली। तो वहां पे ना मैं वेबिनार्स कराता था उधर का, तो उधर से कोई जान पहचान हुई तो किसी ने जवाब दे दिया, और वो भी मोटा सरफेस जवाब नहीं होता। सरफेस जवाब हुआ कि आपने मेरे से आके पूछा, साद भाई मुझे बताएं लीड जनरेशन क्या करनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल डू इट वन डे। मतलब वो हवाई फायर मार दिया। तो मेरे जैसा हसलर और माइंडसेट, और मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसा, मैं पूछूं यार बिजनेस कहाँ से लाना, और आप मुझे टोपी करा के निकल जाए, वो ना मुझे बड़ा हर्ट हुआ। ठीक है कि यार यहाँ तो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो कह रहे कौन है बंदा, यहाँ वो कह रहे हैं यार चलो ये जानने वाला है, तो इसको बस मोटा मोटा बता दो, क्यों मैं इसके ऊपर टाइम 2 मिनट। उस गैप की वजह से ना मुझे एक ये थर्स्ट मेरे अंदर पैदा हुई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने क्लैरिटी लेनी शुरू की। तो फास्ट डाउन द रोड मैंने बहुत क्लैरिटी ली, और मैंने गोरों से सीखना शुरू किया, क्योंकि जब मैंने अपनी एजेंसी बनाई, और मेरी एजेंसी बनाने की रीजन ये थी कि मेरे बॉक्सिंग बिजनेस को उसने सपोर्ट करना है। ओके, हाँ ठीक है। मेरे पास तो टीम ही वो थी जो एड्स और सारा हम उससे चला रहे थे, तो उनका खर्चा उठाने के लिए मैंने क्लाइंट्स रखे थे। देन आई रियलाइज दिस इज एन ई कॉमर्स बिजनेस, दिस इज अ एजेंसी बिजनेस, दिस इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस। हमने इन दोनों को इकट्ठा लेके चले। अब उस दौरान में मुझे समझ आई एजेंसी होती क्या है। सॉफ्टवेयर एजेंसी होती है, ई कॉमर्स एजेंसी होती है, SaaS एजेंसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है। आज के दौर में आपकी AI ऑटोमेशन एजेंसीज आ गए, कंटेंट एजेंसीज हैं, क्रिएटिव एजेंसीज हैं, सेल्स एजेंसीज। एजेंसीज मीन आप जब आप कोई स्किल फोर्स को एज अ सर्विस, एज अ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो,
वो एजेंट्स जो अब तो एजेंट एआई एजेंट को हम कहते हैं, वो जो एजेंट्स जो ह्यूमन एजेंट्स हैं, जब आप उनके थ्रू एक सर्विस को डिलीवर कर रहे हो तो सारे एस्टैब्लिशमेंट को एजेंसी कहते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एजेंसी, दीज आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। सॉफ्टवेयर एजेंसी का मतलब होता है कि यू आर सेलिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आप अपने एजेंट्स लगा देते हो, इंजीनियर्स लगा देते हो, जी हम आपको बिल्ड करके दे देंगे, आप हमें प्रोजेक्ट देते हैं, या हम आपको एजेंसी दे देते हो ऑगमेंटेशन पे, इस तरह करके चलता। सही है। अब जब आप सॉफ्टवेयर एजेंसी या सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हो ना पाकिस्तान, तो आप देखते हो सिस्टम्स लिमिटेड है, नेटसोल है, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, आपकी इंस्पिरेशन होती है। तो मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग बनाई ना, तो उस टाइम पाकिस्तान में कोई एजेंसी नहीं थी। आज आके 2-4 एजेंसियां थी जो पाकिस्तान में लोकल को हैंडल करी थी, या दुबई शुबई, और कन्वेंशनल मार्केटिंग थी। डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी जो 7 फिगर कर रही हो, पाकिस्तान में बैठ के गोरों को सर्विस दे रही हो डिजिटल के फील्ड में, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैंने ऑफिस बना लिया इतना बड़ा, मैंने कहा यार मैं किसको फॉलो करूं, तो फिर मैंने डे 1 से गोरों को फॉलो किया, गोरों की डिजिटल एजेंसी। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फ्रेमवर्क, सिस्टम्स, ऑपरेशंस और माइंडसेट वो गोरों का हमने अपने अंदर अडॉप्ट किया, जो अब सारे फिर कीटन वॉकर, जॉश नेल्सन, एडम हरट वगैरह को सारे फॉलो कर रहे थे डिजिटल के अंदर। तो यूं करके ना हमारा फिर वो क्लैरिटी भी डेवलप हुई और हमें प्रोसेस और इनके सिस्टम और इनकी चीजों की भी समझ आई। सही। अच्छा, आपकी स्टोरी जो है वो ग्लव्स से स्टार्ट हुई। अब आप हम जो आपने अभी मेंशन किया 18 एजेंसीज का, हम वन बाय वन किसी को भी अभी नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो आपका करंट प्रोजेक्ट है हेक्सा स्किल्स, इसकी बात क्लिक्स, जी हेक्सा क्लिक्स, अब इसकी जो सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं, और इसके पीछे की स्टोरी, जिस तरह आपने बताया कि आपकी एसईओ, आपकी ई कॉमर्स स्टार्ट हुई, हेक्सा क्लिक्स की क्या स्टोरी है? हेक्सा क्लिक्स की ये थी बेसिकली, जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ना हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच डील्स इन ई कॉमर्स ब्रांड्स। क्योंकि हमारा अपना ई कॉमर्स ब्रांड था, हमें आता ही ये था, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना, प्रोडक्ट की एसईओ करना, प्रोडक्ट स्टोर चलाना। ई कॉमर्स उस टाइम वो कॉमर्स होता था, बहुत बाद में बिग कॉमर्स, ओपन कार्ट और फिर ये शॉपिफाई, मैजेंटो वगैरह है। तो उस टाइम पे चैलेंज होती थी, एक किसी का स्टोर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, उसकी मार्केट करना, उसकी एसईओ करना, एक मतलब वो अगले बंदे ने $2-4 लाख का सामान डाला हुआ है और वो कहता था यार कोई टीम है जो $1,000-2,000 मेरे से महीने का ले, साल का $10-12 हज़ार ले, $2-3 हज़ार, $4,000 की ऐड लगाए, मेरा सर्कल चलाना शुरू करे, मेरा सामान कर। तो हमने इसी असना में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया, बहुत बड़े बड़े इटालियन लगेज के ब्रांड्स है, बहुत बड़े बड़े गाड़ियों के एसेसरीज के ब्रांड्स है, छोटे मोटे तो लिस्ट ही नहीं थी, और हर नीश के अंदर हमने काम किया। एक बंदा गमले बेच रहा है, दूसरा फर्नीचर बेच रहा है, तीसरा जूते बेच रहा है, चौथा फैशन बेच रहा है, पांचवा आके ब्रांड्स बेच रहा है, एक लग्जरी आइटम्स बेच रहा है, एक कुछ नहीं तो बेडशीटें बेच रहा है। फिर जो था ना पाकिस्तान में, एक और जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो यहाँ पे जो सबसे मजेदार थी, वो यहाँ का जो कल्चर था ना हमारे पाकिस्तान का, वो ऑलरेडी अराउंड प्रोडक्ट्स था। फैसलाबाद, सियालकोट, हम समझते हैं सारी चीजें, तो हमें एक आइडिया था कि ये क्या चाहिए। तो मैंने ना गलती करके पाकिस्तानियों को भी हाथ पकड़ लिया। ठीक, तो ये लोग ना पैसे देते थे, ना इनको समझ आती थी, तो वो बड़ा टफ टाइम था। लेकिन जाहिर एक छोटी एजेंसी होती है, मजबूरी होती है, बिल देने हैं, सैलरियां देनी है, तो जो हम कहते थे जो आ रहा है आने दो। ठीक, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देन आई स्टार्टेड सेइंग नो एंड एवरीथिंग, और फिर जब मैंने नो कहना शुरू किया तो मेरी एजेंसी की सर्विसेज और उसका बिजनेस मॉडल शिफ्ट होना शुरू हो गया। ओके, पाकिस्तान को आउट कर दिया, मैंने कहा नहीं करना मैंने किसी पाकिस्तानी के साथ। फिर पाकिस्तानी जो बाहर है ना उनके साथ तो बिल्कुल तौबा कर ली। जो पाकिस्तानी, इसमें सबको बताता हूँ, अगर आप एक एजेंसी प्रोवाइडर है और आप किसी पाकिस्तानी के साथ मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, तो यहाँ वाले से कर लें, बाहर वाले से 3 दफा सोच रहा। ये नहीं मैं कह रहा कि सारे बुरे होते हैं, मेजॉरिटी बहुत बुरे होते हैं, बहुत टॉक्सिक तरीके से ट्रीट करते हैं। आई फेल्ट के उस जमाने में जितने भी लोग मुझे मिले, और मेरा खुद लंदन, मैं लाहौर से ज्यादा लंदन को जानता हूँ, तो जो बंदा मिलता वो ऐसे आपको ट्रीट करता है कि तुम गरीब पाकिस्तान रहने वाले, तुम्हें तो पता ही नहीं, लोड शेडिंग के मसलों में बैठा, मैं सुपीरियर, ये माइंडसेट ही डिफरेंट। अब जाके ना बहुत शिफ्ट हो गया। उस जमाने में तो जो थी ना वो जनरेशन, अल्लाह ही पूछे उनसे, तो पैसे रोक लेते और वो अच्छा अभी भी कल परसों किसी का मुझे वॉइस नोट आया, साथ भी ये देखे मुझे ना, एक बाहर पाकिस्तान अमेरिका में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है, खुद उबर चलाता है, और मुझे कह रहा है कि मुझे फ्री में लोगोस वगैरह और ये चीजें बना के दो। ठीक है, मैं सैंपल दोगे तो मैं देख के फैसला करूंगा, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मतलब वो पूरी एक वर्किंग रहा है। तो ये जो मेंटालिटी है, ऑब्वियसली ये देसी मेंटालिटी है जो हमारे बाहर होते। तो मैं ना उन चीजों में फंसा रहा। जब वो नो करने शुरू किए, फिर उसके बाद गोरे हर को यस किया, गोरे हर को यस किया, देन वी रियलाइज कि हर नीश, हर तरह का बिजनेस को यस नहीं करना। ई कॉमर्स में भी एक डाइवर्सिफिकेशन है। अब ई कॉमर्स में होता गया था, हम स्टोर को ग्रोथ दे देते थे तो मसला डल गया, स्टोर को ग्रोथ नहीं दे रहे तो मसला डल गया। ग्रोथ देने का क्या मसला होता था, वो कहता था ठीक है मेरा सामान बिक गया, इजी हो जाए तुम लोग, और मैं क्यों दूं पैसे अब तुम लोगों को।
सही। मैंने कहा अच्छा, अगर ग्रोथ नहीं है उसने वैसे ही हमें फायर कर देना। तो उसके अपने नुकसान हो जाते थे कि उसने ग्रोथ इतनी कर ली, उसने पैसा खा लिया, पार्टी कर ली, अब उसके पास कैपिटल नहीं, सामान नहीं, उसके वेंडर ने मसला डाल दिया, सोर्सिंग का मसला हो गया, फंस तो हम जाते थे। मैं कहा यार फारिग कराओ ई कॉमर्स को। हम एसईओ में मूव हो गए। एसईओ में बड़ा मजा आया, एसईओ के काफी क्लाइंट्स है हर तरह का। एसईओ में हमें चैलेंज आया कि वो एसईओ ओनली वर्क नहीं कर रही थी। इवेंचुअली हमने उसका पूरा क्लब इन करके सैस के प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू किए। किसी ने भी अपनी सैस की मार्केटिंग, हमने बहुत सैस, इतने इतने बड़े सैस के साथ मैंने काम किया, लेकिन वो इवेंचुअली वो विद इन 2 years स्टार्ट किया और बंद भी कर दी। क्यों? सैस की मार्केट बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रही थी, उस टाइम पे फंडिंग वगैरह मिल रही थी। वो सिर्फ फेक नंबर्स चाहते थे कि भाई जल्दी जल्दी हमें नजर आ जाए, 1000 यूजर आ जाए, उनका कोई लॉन्ग टर्म रिटेंशन का गोल नहीं था। एंड देन वी मूव्ड इनटू लोकल बिजनेस। अच्छा, उससे बीच में ना हम व्हाइट लेबल बन गए। जब व्हाइट लेबल बने हमें रियलाइज हुआ कि एक होता है फ्रीलांसर, एक होती है उसकी औकात। ठीक है। कि फ्रीलांसर को ना कुछ नहीं समझता गोरा, कि ये तो फ्रीलांसर है, $200 दे रहे हो, ये नाचेगा भी मेरे लिए। सही सही। एक उससे भी नीचे तबका होता है जो होते हैं व्हाइट लेवल वाले, कि वो कहते हैं वो तो एक बंदा है, तुम तो सारे नाचोगे, तुम तो एक एजेंसी हो। वो क्या होता है कि आप एजेंसी और कोचेस के लिए काम करते हो। अच्छा, एज ए फोन क्या आप थोड़ा ना व्हाइट लेबल को एक्सप्लेन भी कीजिएगा इसमें। व्हाइट लेवल में ये होता है बेसिकली कि आप एक एजेंसी, आप एक एजेंसी हो, ठीक है। आप एक फ्रीलांसर हो, आप कहते हो यार मैं एक टीम बनाता हूँ और मैं एक और एजेंसी को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सही सही। अब उसमें नुकसान ये होता है कि वो जो एजेंसी ओनर है ना, वो उठाता है $1200 का काम, वो देता है आपको $400-600। 400-600, ठीक है। और आपने आगे खर्चा चलाना है 4 बंदों का, आप उसको सर्विस दे रहे हो। वो एजेंसी ओनर अच्छा होगा सेल में तो वो बिजनेस लाता रहेगा, वो आपको देता रहेगा। ठीक है। अब अगर उस एजेंसी ओनर की जो भी कट है वो रख के उसने काम करना है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि अगर उस एजेंसी ओनर को क्लाइंट अटेंशन नहीं आती, सही। आपने यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दी, क्लाइंट ने उससे पूछा ये क्या किया, उसको जवाब नहीं देना है, तो क्लाइंट छोड़ जाता है, तो नुकसान आपका है। ऐसे ही है। क्लाइंट को इसको क्लाइंट इससे खुश है, लेकिन उसने बिला वजह आपकी वो प्रेशर डाल के रखा। ठीक है। व्हाइट लेबल इस तरह वर्क करता है। ग्लोरीफाइड फ्रीलांसिंग को आप व्हाइट लेबल कह सकते हैं। सही। तो हमने अपनी एजेंसी वगैरह व्हाइट लेबल में बनाई, हमें बड़ा नुकसान हुआ। इवेंचुअली हमने बीच में हिट एंड ट्रायल की अपनी एजेंसीज बनाने की, यानी कि फोरफ्रंट में हम अपनी एजेंसी रखें, हम रूफर के साथ काम करें, हम लॉयर के साथ काम करें, हम क्लिनिक के साथ करें। पाकिस्तान में बैठ के दैट वाजंट पॉसिबल। तो इवेंचुअली हमारे ना हमने वेबसाइट पे वेबसाइट बनाई, नीश उठाते, मॉडल हमें समझते, ट्राई करते, चला नहीं चला, मूव टू द नेक्स्ट वन। इस दौरान में हमने वाकई कोई 18-19 वेबसाइटें बना छोड़ी, हर टिटली मिटली डोमेन बना रही। होम सर्विसेज में 768 सब निशेस है, मैंने एक एक को स्टडी किया हुआ, उसके कीवर्ड्स, उसकी डायनामिक्स, उसकी सीजनैलिटी, उसकी क्रू मेंबर की वर्किंग, के वो क्रू जो होता है ना जब वो आता है कितने बड़े चाहिए होते हैं, जिस तरह प्रेशर वॉशर इज अ सिंगल ओनर ऑपरेटर निश। लैंडस्केपर में आपको चाहिए होती है मशीनरी जो आप हायर भी कर सकते हो रेंट पर। रूफर्स उनको एक जॉब भी $10,000 की मिल जाए, दे आर हैप्पी। मतलब इस लेवल तक मैंने अंडरस्टैंडिंग की, इस लेवल तक यूएसए को और नॉर्थ अमेरिका में हम काम करते हैं फोकस। यूके से मैंने शिफ्ट किया, मैंने यहाँ तक स्टडी किया वाटर फ्रंट सिटीज कौन सी हैं, लेक्स कहाँ है, कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है, यहाँ कहाँ हो रही है, एयरपोर्ट कितने हैं। यूएसए में मुझे पता चला छोटे मोटे बड़े मिला के कोई 7-8 हजार एयरपोर्ट है। 7-8 हजार इज अ बिग नंबर। वो छोटे मोटे स्ट्रिप्स भी जो एयरपोर्ट की होती है, मैंने हर तरह से देखा, लेकिन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। ये नॉलेज एक यूजलेस था अनटिल अनलेस मुझे सेल्स ना आई। सही ऐसे ही। जब मैंने सेल्स को फिगर आउट किया ना, उसके बाद मेरी वहां से गेम उठना शुरू हुई और वहां से एजेंसी बिजनेसेस हमारे अच्छे हुए। फिर हमारी ही एजेंसी व्हाइट लेबल अपनी ही एजेंसीज के लिए करना शुरू। ठीक है। हमारा बिजनेस मॉडल ऐसे चलता है, हमारी एजेंसीज है, वहां से जो बिजनेस जनरेट होता है वो हमारी कैनेडियन कंपनी उसके अंदर आता है। सही। और कैनेडियन कंपनी को फुलफिल कर रही थी एग्जैक्टलिक्स। तो अगर हमारा कोई क्लाइंट पूछता भी है हु इज योर टीम, वेयर आर दे वर्किंग, वी शो लाइक एग्जैक्टलिक्स इज आवर पार्टनर इन पाकिस्तान। सही। सुकून, कोई टेंशन। सही सही सही। अच्छा साथ भी अभी आपने सारा कुछ बताया। अब मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो आज माशाल्लाह जो एक्वाक्लिक्स है ये 7 फिगर एजेंसी है, ठीक है। लेकिन आई वांट टू नो कि मैं उस साद मुनीर के पास जाना चाहता हूँ जिसके पास रिसोर्सेज भी कम थे, जिसके पास एक्सपीरियंस भी कम था। ऑन द टाइम आपको जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो क्या था? दूसरा, अभी माशाल्लाह आपने अपना मेंशन किया, हफ्जर हैं आप, इसके पीछे पेन है या इसके पीछे मोटिवेशन है? ठीक है, ये क्योंकि द थिंग इज कि जब तक या तो पेन या मोटिवेशन, ठीक है, उसके बगैर तो आप मतलब इतना जो हाइपर एक्टिव इन मामलात में नहीं हो सकते। पहले मोटिवेशन थी, अब पेन। पेन किस चीज की? पहले मोटिवेशन मैं बता दे तो मोटिवेशन ये थी कि जी करना है कुछ, पैसे बनाने हैं, सिस्टम बनाना है, अब फेल तो नहीं हो सकते, और एक प्रेशर होता है सोसाइटी का,
घर वालों का, मेरे घर वालों का खैर इतना प्रेशर नहीं था। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, देखिए आपने अपनी जर्नी जो है ना वो जॉब से स्टार्ट की, ऐसे और ही जॉब भी फिर आपने एक नहीं की, ऐसे ही और है, आपने किसी बुरी जगह के फिर ऐसे स्टार्टअप ही के है, साथ काम नहीं ऐसे ही किया, है। आपकी पहली जॉब थी सिस्टम के साथ, बिल्कुल। फिर आप हर जगह अच्छी जगहों पे गए। जी। तो वो जो जॉब में सैलरी की बात नहीं कर रहा, हम्म। ठीक है, लेकिन आपको एक लाइफस्टाइल मिला होगा, सस्ता ऐसे ही होगा, है, थोड़ा ऐसे सा ही है। चार लोगों में भी बताते होंगे, अच्छी और कंपनी फिर में कर रहे हैं, अच्छे तरीके अच्छी से बता कंपनी में, सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपने अपना स्टार्टअप किया होगा तो वो आपको वो जो आपका जो लग्जरी, आपकी जो लेविश लाइफ है, आपका ऑफिस है, आपका कैबिन है, वो ऐसे चीज़ ही है, आपको नहीं मिली वो नहीं होगी, मिले। ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, हाँ। और सबसे बड़ा जो आपको ऊपर स्ट्रेस आता है ना, उसमें वो ये आता है कि अब मेरा माइंडसेट, मुझे लगता है आई एम द रेयरेस्ट ऑफ द ब्रीड। पाकिस्तान में जैसे हर बंदा क्रिकेट देखता है, गाड़ियों का शौकीन है, फिरने टुरने का शौकीन है, नारान कागान जाते हैं और बाहर ट्रैवल करते हैं, घड़ियाँ गाड़ियाँ महंगी चीज़ें, मेरा इनमें से कोई लेना देना नहीं। सही है। मैं एक यूटिलिटेरियन हूँ, एक मिनिमलिस्टिक इंसान हूँ, तो मुझे ना इन चीज़ों में बड़ा एतदाल पसंद है, मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सही मतलब मेरे से आप पूछे आपकी कौन सी गाड़ी में, कहूँगा सफ़ेद रंग की होंडा, सही 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 सफ़ेद होंडा, बस दैट्स इट, दैट्स द लीस्ट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो मैंने ना हमेशा से जिस चीज़ से मुझे प्यार है वो क्या थी, वो मेरा जर्नी था, द क्रिएटिंग थिंग्स, द सही प्रोसेसेस, द सही सिस्टम्स, सही। मुझे ना ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी। उस जर्नी में मुझे इतनी मेहनत लगती नहीं थी जो मैं आम बच्चे में देखता हूँ ना, कि अगर वो 6 घंटे एक चीज़ पे उसी तरह के काम करे तो वो एग्जॉस्ट होके बर्न आउट होकर रोना शुरू कर दे। मुझे उस सारी चीज़ में मज़ा आता था, तो उस लगो लगो में करते भी गए। लेकिन एक प्रेशर जो था वो सोसाइटी का था कि कितना कमा रहा है, खा पी कैसे रहा है, और उठना बैठना कर रहा है। शादी निकाह वगैरह होता है तो उसके बाद एक और प्रेशर होता है, ऐसे आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है जो आपका कर। मैंने इसलिए निकाह के बाद रिजाइन दिया कि भाई चलो अब ओके सीन। तो शादी के काफ़ी साल मैंने और मेरी बेगम ने, हमने बताया ही नहीं किसी को कि हमने जॉब छोड़ दी है। मैं जॉब, मेरी वाइफ भी वर्किंग वूमन थी, सही। वो भी बड़ी अच्छी एक मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, बड़े अच्छे इदारे में काम करती रही। ठीक। तो वो ये था कि हमने ना कभी बताया नहीं कि मैं जॉब नहीं कर रहा, और ये होता था कि मैं घर के बिल शिल दे रहा था, कभी मैंने उसे शॉपिंग नहीं कराई, उस तरह नहीं कराया, मतलब हमने सेक्रीफाइस किया। तो पार्टनर की सपोर्ट, मेरी वालदा की सपोर्ट, वो एक सिस्टम की सपोर्ट रही। लेकिन बाहर बड़ी वो जो होती है ना पड़ी। लेकिन मेरे दोस्त भी उतने मटेरियलिस्टिक नहीं थे। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ वैसी कंपनी बना ली थी मैंने। दूसरे मेरे दोस्त थे, वो थे कुछ जो अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे थे, वो आके कहते थे क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई फायदा नहीं, वो कभी दुबई जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो इवेंचुअली वो मेरी मोटिवेशन थी कि यार मैंने ना कुछ अचीव करना है, ताकि ये वाली डस्ट सेटल डाउन हो जाए, लोग मुझसे क्वेश्चन करना छोड़ दे, हाँ भाई की बने, चल रहा है, क्या कर रहे प्रोजेक्ट, वो डाइनिंग टॉक खत्म। पेन मेरी वो थी कि जो मैंने आपको शुरू में बताई कि मैं जब लोगों से गाइडेंस लेता था ना, अगर मुझे उस जमाने में गाइडेंस और किसी ने थोड़ा सा हाथ पकड़ के कहा था बेटा यूं नहीं यूं कर ले, तो आज मैं शायद आधा पाकिस्तान खा गया होता। लेकिन पोटेंशियल बता रहा हूँ ना कि वो मेरे पास थी नहीं अपॉर्चुनिटी। तो मुझे आज बड़ा फील होता है कि मैंने कितने साल हिट एंड ट्रायल में जाया की, कितने साल मैंने गलत प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किए, कितने साल मैंने गलत चैनल्स पे इन्वेस्ट किए, कितने साल मैंने गलत लोगों पे, गलत एम्प्लॉयज पे, छुरा मारने वाले एम्प्लॉयज रखे हुए थे मैंने, किसी ने गाइडेंस ही नहीं दी। मैंने एम्प्लॉयज को भाई बना के रखा, गाड़ियां दी, उनको अपलिफ्ट कराया, और उन लोगों ने जनाब आगे से वो छुरे मार के 5,000, 10,000, 50,000 के पीछे जॉब स्विच कर दी। तो ये जो माइंडसेट है ना, मैंने भी जॉब्स की, तो ये जो माइंडसेट है ना, मैं बड़ा शौक है कि मैंने हमेशा से कोशिश की थी कि मैं टॉक्सिक बॉस ना बनूं, मैं आने जाने पे रोक बंदी नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे होना हो मैं उनको देता हूँ, मैंने कभी कटौती नहीं करनी, ये नहीं करना, वो सारी चीजें उल्टी पड़ी। ठीक। तो वो मेरी पेन थी। अगर उस टाइम किसी ने गाइड किया हो कि बेटा सिस्टम पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, परफॉर्मेंस पे नहीं करना, सही सही। तो अब मेरी जो वो पेन है वो यही है कि जब मैं अपने जैसे बहुत सारे साध्स को देखता हूँ, तो मेरा होता है कि ये जो सिंक विद साध है ना, इसमें SYNQ है। ठीक। Q इज क्वेस्ट फॉर बिजनेस टेक एंड ट्रैवल। ओके। बिजनेस टेक एंड ट्रैवल, ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं ना लोगों को गाइडेंस देता हूँ, लोगों के साथ बातें करता हूँ, और लोगों को चाहता हूँ कि आप वो गलत फैसले न ले। मेरी एक पॉडकास्ट, मेरी एक बात से अगर किसी को वो हेल्प मिल जाती है, व्हाई नॉट। इवन मुझे लोग मैसेज करते हैं, अब मैंने एक सिस्टम बना दी, कम्युनिटी वगैरह बना दी, मैं सबको आंसर देता हूँ खुद, मेरी टीम नहीं देती, तो सबको मैं, आपने भी मुझे मैसेज खुद ही आंसर दिया, तो सर भी 2014 में आपने एक बार क्लिक्स का एडवेंचर स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह 2026 है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि उस टाइम के दौर में जब आपने एजेंसी बिल्ड किया और आज के दौर में एजेंसी बिल्ड करना कितना डिफरेंस है इन चीज़ों? एजेंसी हमने 2012 में शुरू की थी, 2011 एंड में, क्योंकि वो नाम और होता था। फिर 2014 में हमने उसको हेक्साक्लिक्स कर लिया, 2013 के एंड में। उस टाइम पे एजेंसी बिजनेस ना बहुत, आप समझ लें कि मेरी नज़र में ना मुश्किल होता था।
हर चीज के पीछे ना आपको एक मैनुअल स्ट्रगल होती थी। ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपने एक पिच डेक बनाना है तो उस पिच डेक के लिए हम हफ्ता लेते थे, सही सही पूरी सही। टीम पिच डेक बना रही। ठीक आपने वेबसाइट बनानी है तो 2 महीने का प्रोजेक्ट होता है। ठीक। साहब जी ये होगा वो होगा, इसमें कंटेंट लिखना है तो वो 2-2 हफ्ते का तो ये जो इतने सारे लवाजमात है ना, ये श्रिंक होके ना विद इन फ्यू आवर्स पे चलेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई और आपके टूल्स और आपके चीजें। अब जो लेकिन ये लॉन्च, एजेंसी लॉन्च करना पीस ऑफ केक हो गई है। सही। यानी एजेंसी को आज की डेट में लॉन्च करना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। ठीक। प्रॉब्लम जो चीज है ना वो है उसको ग्रोथ और स्केल देना। ग्रोथ और स्केल, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। उस जमाने में ग्रोथ और स्केल बड़ी आसान थी। अगर आप एक बना लेते थे ना वेबसाइट, 1990 के डिजाइन की भी वेबसाइट बना लेते थे, 2 पोस्टें अपनी सोशल मीडिया पे लगा लेते थे, एक आदि कोई अपनी तस्वीर कोट पैंट सूट पहन के लगा देते थे और कहते थे आई एम एन एजेंसी ओनर, मैं ये करता हूँ, और बिजनेस आप जाते थे और वो बिजनेस मिल जाता था, ग्रोथ का मसला नहीं होता था। सही। आज की डेट में इतना कंपटीशन है कि एक फ्रीलांसर को जो ट्रांजिशन करना है ना एजेंसी मॉडल में, वो इतना मुश्किल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सही। एक जॉब वाला बच्चा जब एजेंसी बनाने का सोचता है ना तो वो एक ब्लड बात है जिसमें शार्क है, उसको तबाह कर देंगे अनटिल अनलेस उसके पास वो बोट ना हो जो एक फ्रेमवर्क के ऊपर बनी है जो उसको हेल्प एंड गाइड करेंगे, यार मैंने नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना। हर जो फाउंडर है उसको अपना पहला क्लाइंट याद होता है, जिस तरह हर प्रोफेशनल को, मेरे जैसे बंदे को अपनी सैलरी याद होती है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका जो पहला क्लाइंट वो कैसे आया और आपकी क्या पिच थी? पहला क्लाइंट ना मुझे आया एक फेसबुक ग्रुप से। अच्छा, फेसबुक ग्रुप था, ग्रुप भी नहीं था, पेज था। पेज के ऊपर किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कंपनी ने कि हम ना एसईओ का बंदा ढूंढ रहे हैं। तो मैंने जाके नीचे मैसेज कर दिया कि आई कैन हेल्प यू आउट। अच्छा, मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल था ना उसको अगर आप खोले ना तो मैं को हफ्ता 2 महीने पहले आया था लंदन से, तो तस्वीरें लगी हुई थी लंदन की, और वो जिस तरह हम जाके खड़े होके पीछे वो टावर हिल स्टेशन और फिर अंडरग्राउंड उसकी तस्वीरें। तो उसने देखा, उसने उधर देखा, उसने कहा लड़का लगता है इधर ही है, वो भी यूके का था क्लाइंट। उसने मेरे से कहा बात कर लेते हैं। मैंने उसको मैसेज किया और स्काइप का नंबर उस जमाने में होता था, ये प्री गूगल मीट और जूम आ रहा था। मैंने स्काइप का नंबर दिया और स्काइप का अपना ईमेल दिया, उसने यूजर ऐड किया और चैट शुरू हो गई। वो वहां से हम स्काइप पे लेके जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होना स्काइप क्या है, स्काइप की खरीदारी क्या है। तो वो स्काइप के ऊपर ना बड़ी कन्वर्सेशन होती थी। मेरा एक स्काइप होता था, फिर आपके पास एक प्रोफेशनल स्काइप होता था और एक पर्सनल होता था, और आप बड़े यस माने जाते थे अगर आपने वो प्लग इन किया होता था जिससे आप पर्सनल और वो एक ही विंडो पे चला लेते थे। तो मेरा वो खुला होता था, उस पर लिस्ट में बनाई जाता। मेरी लीड लिस्ट होती थी कि मैंने वहां से उठा के मुख्तलिफ जगहों से उनको स्काइप में ऐड करवाना है। फिर मैं उनको रोज सुबह कोई कोट भेजता होता था उस लिस्ट को। रोज सुबह उसको, अब मुझे पता है एक बंदा है जो कोई एक XYZ बिजनेस कर रहा है, तो मैंने उसको उससे रिलेटेड कोई इन्फो भेज देनी, कोई न्यूज भेज देनी, कोई आर्टिकल का लिंक भेज देना। ठीक है। तो वो बंदा ना उधर खैर आ गया, मैंने बड़े लोगों के साथ इस तरह बातचीत की तो वो बंदा उधर आया, उसने आके बातचीत की, उसने कहा अच्छा साथ मैं ना ई-कॉमर्स का था वो, तो एसईओ का बंदा चाहिए था। उसको मैंने दिखाया कि यार ये देखो मेरा बॉक्सिंग का स्टोर है। तो मैंने ये नहीं कहा मेरा बॉक्सिंग, मैंने कहा ये मेरे क्लाइंट का बॉक्सिंग का स्टोर है, इस पर मैं इस तरह काम कर रहा हूँ। उसने कहा मुझे वर्किंग दिखा सकते हो? मैंने कहा दिखा दे। तो मैंने उसको पूरी शीट बना के भेजी सारी। ठीक है। अब मेरी जो उस जमाने की वर्किंग थी ना, आज भी मुझे ऐसे बच्चे नहीं मिलते जो उस चीज को बीट कर सके। ठीक, ये एक बहुत बड़ा मेजर मुझे शौक मिलता है। फिर दूसरी साइड पे मैं देखता हूँ उनको क्यों इतनी मेहनत करने की जरूरत है एआई के दौर में। हाँ, फिर मैं अक्सर काम कर रहा था स्प्रेडशीट में। मैं आज भी कहता हूँ कि एक्सेल के ऊपर आप मुझे काम करते देखें ना विंडोज, अब तो मैं मैक वगैरह पे काफी सालों से शिफ्ट हो गया, मसल मेमोरी में अभी भी है, तो मैं माउस को तो टच ही नहीं करता था। मैं तो एक वो जिस तरह लगता है ना मंजा हुआ अनारकली में टाइप पेस्ट होता है, वो वाली मेरा लेवल था। तो मैं उस तरह काम करता था। तो वो कॉल पे आना, उनको मैंने बताना चीजें से। फिर जब स्क्रीन शेयरिंग शुरू हुई ना, वो बड़ा मजे का एक टाइम शुरू हो गया था। उसमें मैं कॉल पे जाकर डेड शीट को पूरे रंग भर रहा हूँ और उसके फार्मूले लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आधा क्लाइंट उधर इंप्रेस हो जाता था कि यार यही बंदा मुझे चाहिए। तो वो था मेरा क्लाइंट जिसको मैं लेके आया, और उसने फिर काफी मेरे ख्याल में मेरे साथ कोई 7 साल चला हुआ। अच्छा। और उसने बड़ा बिजनेस दिया और $100 पे दिया, $100 अ मंथ। सही, बहुत वो जो ऊपर गया था 7 साल बाद वो $275 पे गया था। सही। मेरा एवरेज टिकट साइज $2000 पे चला गया था, वो 275 भी था। सही, और उसको चलने दिया। वो तो डेफिनेटली वो आपकी वो फीलिंग और सारा कुछ, मतलब हम कहते थे यार ये बस ठीक है चाय का खर्चा हो गया, लेकिन
करने दो जो कह रहा है करने दो। ठीक, वो ऐसे मतलब एक तो वैसी अटैचमेंट हो जाती है, ऐसा ही और है। फिर आप उसको क्लाइंट नहीं समझते नहीं नहीं, वो हो। बड़ा बदतमीज था, वो अच्छा। बहुत बदतमीजी करता है, बहुत गालियां देता था, बहुत वो एफ वर्ड यूज करता था। अच्छा। और शुरू में मुझे होता था कि मैं हमेशा मेरी जिंदगी में ख्वाहिश थी, अच्छा 7 नहीं 8.5 साल रहा, 8.5 साल, ठीक। 5 साल का मैं कहता था, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल कहते हुए उसको 7 साल हो गए थे, मतलब वो ना भूल जाता है ना बंदा। तो 8.5 पौने 9 साल तक वो चला हमारे साथ, और मैं दूसरे साल सोचता था कि यार एक दिन आएगा मेरे पास इतना क्लाइंट होगा मैं इसको फायर करूँ। सही है। वही छोड़ के गया मुझे जो गया। फिर एक टाइम आया मेरी टीम जब उसको अंडर कहते सर वो बहुत तंग करता है, बहुत बदतमीज है, वो नहीं समझता। मैं कहता चल यार दे दे उसको, खैर एक वेबसाइट बना दो, क्या बेचारा होता है। तो मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट थी उस क्लाइंट के ठीक है। साथ, वो मुझे जहर लगता था क्लाइंट, बट वो हमेशा मुझे रिकॉल कराता था उन गुड ओल्ड डेज के जब मैं हसल करता था, पैसे नहीं होते थे, एंड आई हैव टू टेक अ डिसीजन बिटवीन कि आज मैंने अपने वो एक टीम रखी होती थी उस जमाने की, टॉक्सिक टीम होती थी, कि उनकी सैलरी देनी है, कि घर का बिजली का बिल देना है, कि ऑफिस का किराया देना है। तो मैं देखता था कैश फ्लो में कौन सी चीज कितनी डिले हो सकती है। तो बिजली का बिल मैं डिले करता था, फिर मैं किराया डिले करता था, सबसे पहले मैं सैलरी देता था, फिर किराया देता था, फिर अगले क्लाइंट के पैसों से ओवर चार्ज के साथ मैं घर का बिल देता था। ठीक। तो वो इसलिए वो क्लाइंट याद रह जाते हैं आपको ना, ऐसे उनका ही, क्या हिसाब था। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, हर कंपनी के फेस में ना एक बड़ा चैलेंज आता है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हेक्सा क्लिक्स को माशाल्लाह अब इतना टाइम हो गया है, ठीक है, मेरे ख्याल है 10 से तो ऊपर हो गए हैं, 10-12 साल हो गए। बल्कि आपने 12 का मेंशन किया तो ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं 14 इसको। साल हो गए। इस कंपनी की लाइफ में कोई ऐसा फेज है जब आपको लगा कि यार ये तो अब नहीं चल पड़ेगी? 3 साल पहले। अच्छा। हो सर ये मेरे क्या अभी के 3 साल भी छोड़े हैं, मुझे लग रहा है अभी कोई 2 हफ्ते पहले भी यही फेज था मुझे। अच्छा। ये सर ये मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ कि फाउंडर जब बाथरूम जाता है ना तो उसका दिल करता है मैं चीखे मारूं शीशे के आगे देख के, कुछ चीज तोड़ दूं, कुछ का रोने का दिल करता है, कुछ का तोड़ने का दिल करता है, कुछ का चीखे मारने का। ये नहीं कभी एंड होना। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि एक टाइम आएगा आपके पास 1 अरब रुपया पड़ा है और आप कह रहे हो मेरी जिंदगी सॉर्टेड है, ऐसा नहीं होना। पहले आपको लगता है आपके से बिल नहीं दिए जा रहे, पैसे नहीं दिए जा रहे, तो मैं बंद हो रही है कंपनी। फिर पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन आप कह रहे हो क्या टीम का स्ट्रेस है, चोर रख लिए मैंने, कभी कोई क्लाइंट चोरी कर रहा है, कभी कोई आपका डेटा चोरी कर रहा है, कभी मेरी एजेंसी में एजेंसियां खुली होती थी, मतलब 5-5 साल से इतनी इतनी दाढ़ी वाले लोगों ने एजेंसी पे एजेंसी खोली हुई है। मेरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉई है, 2-2 दफा उसको माफियां दी, फिर भी वो डेटा चोरी कर रहा है। इतने इतने पैसे अब हम दे सकते थे, सारा कुछ हो सकता था, लेकिन कहते थे यार क्या अजाब पा ली, उससे भी निकल गए। तो अब आप सोचेंगे अभी 2 हफ्ते पहले मैं क्यों था, मैं बैठ के सोचा था यार कितना टफ काम है एजेंसी चलाना, कितना मुश्किल काम है। इसकी बजाय मैं प्रॉपर्टी डीलर ना बन जाऊं, इसकी बजाय मैं कोई 2 यार्ड्स लेके लग्जरी यार्ड्स अगर चला दूं कहीं मियामी साइड पे, लॉन्ड्रोमैट अगर मैं खरीद लूं, अगर मैं ना कोई लॉट खरीदूं बड़ी सी और उसमें मैं ना गाड़ियों का रख लूं और वो अमेरिका में बड़ा अच्छा सी, मतलब समझ रहे, तो इसको बंद करें उधर मूव कर जाए। तो ये फाउंडर की हर रोज की सोच है, ये नहीं खत्म होनी कभी। सही, ये तो आपने वैसे जो है ना रियलिटी बताई है। अच्छा, एनीवे वैसे तो आपने वाइट लेबल पे पहले ऑलरेडी डिस्कशन की, लेकिन मैं स्टिल जानना चाहूँगा कि नॉर्मली जब भी क्लाइंट्स की बात आती है, ये जो फाउंडर्स हैं वो क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं। आपका मॉडल है वाइट लेबल, ठीक है, तो आपने इसको, ये आपको इनसाइट्स कहाँ से मिली, आपने इसको एम्ब्रेस क्यों किया? मैंने ना बेसिकली हम दुनिया में आप समझ लें कि जब भी कोई हम सर्विस और या मैं कोई चीज़ देता था मैं उसको प्रोडक्टाइज और पैकेज्ड करता था, कि अगर मैं किसी एजेंसी के लिए काम करूं तो मैं क्या कहूँगा। तो मैंने कहा ये हम वाइट लेबल कर रहे हैं, क्योंकि हम वाइट लेबल प्रोडक्ट्स भी तो करते हैं ना, ठीक है, प्रोडक्ट किसी ने बनाई, हमने उसको अपनी पैकेजिंग सही 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 सही। वो कॉन्सेप्ट गलत था, वो वाइट लेबल नहीं हम कर रहे थे। वाइट लेबल ये होती है कि आप कहते हो कि मेरे पास ना लेट्स से एक डेवलपमेंट सर्विस है, मैं उसके आपसे 20 घंटा एन आवर लूंगा, ठीक है, आप इस पे 25 घंटा रख के क्लाइंट को भेज दो, हम इसमें ये चीजें देंगे, उसमें आप कोई चेंज नहीं करते। ठीक, ये होती है वाइट लेवल सर्विस। ठीक। क्लाइंट जब आपको रिक्वायरमेंट देता है तो आप उसके एजेंसी प्रोवाइडर बन जाते हो। अब आप वो कंपनी की कैपेसिटी में बनो या इंडिविजुअल फ्रीलांस की कैपेसिटी में बनो या उसका रिमोट एम्प्लॉय बन के कर लो, ठीक। तो हमने वो मॉडल ही गलत पकड़ा हुआ था, तहस नहस करके हम कर रहे थे। तो व्हाइट लेबल में हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी इस चीज का हुआ कि हम पैसे नहीं कमा सके, कभी पैसे आए ही नहीं, मतलब वो जिसको कहते हैं ना जिलीलो ख्वार हो गए। क्योंकि और उस जमाने में $6,000 मेरा डेफिसिट में एजेंसी होती थी, तो
मुझे हमारी एक वन ऑफ द रीजन कि हमारी एजेंसी बिजनेस में अक्सर लोगों को ये बात आता है कि अगर मैं सिर्फ एजेंसी बिजनेस कर रहा होता ना सर्वाइव करता, सही, क्योंकि मेरे साथ मेरा और ब्रांड था, मेरी किचन इनकम सिक्योर थी, मेरा लाइफस्टाइल उससे मैनेज था, और जो पैसे बचते थे मैं इस एजेंसी को कर रहा होता था। वो जब मैंने रखे हुए थे ना चोर एम्प्लॉयज, तो उस टाइम पे क्या होता था, वो एम्प्लॉयज ना बड़ी छुरियां मार रहे होते थे, वो फोकस उनका अपने कामों पे, अपनी फ्रीलांसिंग, अपनी चीजों पे होता था, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही होती थी, तो जो डेफिसिट होता था वो मैं उस तरह से पूरा कर रहा होता था। वो बड़े मामलात मेरे साथ खराब है, तो उसमें फिर अच्छे एम्प्लॉयज बेचारे मार खा रहे हैं पूरे में। तो मैं एक सर्वाइवल की रीजन इस चीज को समझता हूँ। जब हमने मॉडल स्विच किया ना अपना, जो डायरेक्ट एजेंसी फॉर द बिजनेस आ जाती है, सही, वो है एक्चुअल B2B, उससे हमने पैसा कमाया। ठीक, उसमें बड़ा मजा आता है कि आप $600 पे क्लाइंट लेके आते हो, बल्कि कुछ ऑफर्स हमारी $297 की गो हाई लेवल बेस्ड है, वहां से उसको ऊपर लेके जाते हैं $6000 तक रिकरिंग मंथली, और विदाउट रिकरिंग आपकी ग्रोथ नहीं। सही, वन टाइम वाला अगर आपका बिजनेस मॉडल, आपकी प्रोडक्शन सर्विस वन टाइम वाली है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, सही, आप सेल लेड होके रह जाते हो और आपकी मार्केट श्रिंक हो जाती है, आपका कैश फ्लो हिल जाएगा। रिकरिंग का मतलब है आपने चर्न रोक लिया, सर्विस डिलीवरी अच्छी है, प्रोडक्ट एज अ सर्विस आप दे रहे हो, तो और अपसेल करते जा रहे हो, टिकट साइज अकाउंट का बढ़ाई जा रहे हो, न्यू आई जा रहे हैं, पुराने जा नहीं रहे हैं, अच्छे तरीके से जा रहे हो, आप यूं ग्रो करते हो। और ठीक, वो बेस्ट मॉडल है एक लोकल बिजनेस एजेंसी में, जिसमें आप हम अब किन में डील करते हैं, हम लॉयर्स में करते हैं, क्लिनिक्स में करते हैं, क्लिनिक्स एंड प्रैक्टिसेस में हम करते हैं, आपके होम सर्विसेज की हमने कंस्ट्रक्शन और एक्सटीरियर वाली पकड़ी है। सही है, इसके अलावा हमारी रिपेयर इंडस्ट्री है, रिपेयर इंडस्ट्री में हमारी अप्लायंसेस और ये ड्रोन, ये वॉच और ये सारी आ जाती है। लेट्स से आप एक नए एडवेंचर का सोचते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मैं आपको कहूं कि हम सारा कुछ रीसेट कर देते हैं और आप जीरो पे आ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ये बड़ा थोड़ा सा बुरे अल्फाज है, तो मैं कहता हूं कि आपने एक नया एडवेंचर शुरू करना है। ये आपकी सारी चीजें ठीक हैं एक साइड पे, लेकिन आप अब एक नया एडवेंचर शुरू करने लगे, सेम मिलता जुलता। आपका अगले 90 दिन का रोड मैप क्या हो? अच्छा, अब आज के डेट में बता रहे आज की डेट कीपिंग ऑल द रिसोर्सेज सेम, नहीं, ये रिसोर्सेज आप सेम है। नहीं, आपको जो है ना, मैं समहाउ आपका कहा कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं, वो जो मैंने अभी तक चीज बिल्ड की है, मैं उनसे कोई हेल्प नहीं लूंगा, मैं अपने कोई EPR वगैरह यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट जीरो से शुरू करने लगा हूं, वो ही पहले वाला कोई प्रोजेक्ट की एग्जांपल भी सिर्फ दे आपके दे, पास नॉलेज, मैं आपको फ्रेमवर्क दे दूं। कोई भी प्रोजेक्ट आपकी मर्जी का। फॉर Let's say, इंस्टेंस, हाँ, आप नहीं, अभी आप क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, आप एस्थेटिक क्लिनिक्स में चले जाए, दानों में, ठीक है। आपके पास ये मॉडल आया कि यार मैंने अब जो एस्थेटिक क्लिनिक को सर्विसेज देनी है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ नॉलेज है आपका, और कुछ भी नहीं है। दानों में 90 दिन का आपके नॉलेज ही पास, बहुत है, मुझे यही चाहिए, ठीक है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। That's the साथ ही only अब आप जिस लेवल पे आ गए ना, अब आप कह सकते हैं मुझे पैसे नहीं नहीं चाहिए। नहीं, मतलब क्या इस केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ नॉलेज हो, तो आई कैन लिटरली इन लाइक डेफिनेटली लेस नॉलेज देन इज पावर, 72 आवर्स में अपनी गेन बैक कर सकता हूँ अपनी जिंदगी। ठीक है। तो अगर एस्थेटिक क्लिनिक्स की आप बात करेंगे ना, तो सबसे पहले मैं टाइम निकालूंगा, टोटल अटेनेबल मार्केट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को मैं टारगेट करूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उसके सेगमेंट्स बनाऊं, बड़े ठीक है। एस्थेटिक क्लिनिक्स, छोटे, ये फिर मैं उसकी लोकेशंस निकालूंगा। फिर उसके बाद मैं इमीडिएटली इस काम के साथ साथ एक काम शुरू करूंगा, वो है कंटेंट मार्केटिंग इंजन बनाऊंगा। ठीक है, डे 1 से मैं ए रोल टॉकिंग हेड वीडियोस अपनी बनानी शुरू करूंगा, ठीक है, बी रोल्स बनानी शुरू करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं उनको खुद ही एडिट वगैरह करके अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा फिक्र नहीं करूंगा मेरी एडिट्स कैसे जा रहे हैं। छोटा सा एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा, सही, और मैं अपनी एक बेहतरीन किस्म की ऑफर बनाऊंगा। ऑफर ये होगी कि जिसके अंदर मैं बताऊंगा व्हाट इनपुट, व्हाट प्रोसेस एंड व्हाट आउटपुट विद व्हाट गारंटी। यानी कि मैं उन्हें कहूंगा कि आई कैन हेल्प यू सेव योर एक्स अमाउंट ऑफ लीड्स बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस विद इन 24 आवर्स, अच्छा, और 30 डेज फ्री ट्रायल। ठीक है, तो जो कंटेंट बना रहा हूँ उसके अंदर मैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके प्रोसेस, उनके इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स, कि जैसे मैं बताऊंगा एस्थेटिक क्लिनिक्स होते हैं तो उनकी मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी चीज़ है जो मिस की जाती है, एस्थेटिक क्लिनिक्स को ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स कहाँ से लाने, तो वो एक पूरा फ्रेमवर्क बना के मैं कंटेंट बना रहा हूँ। अब जो मेरी ऑफर है उसके अराउंड मैं पूरी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करूंगा। जो आपकी ऑफर, उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले उसकी और डोर ओपनिंग, उसके अंदर एक ऑफर होगी, दरवाजा खोले उसको कोई टेंशन ना हो कि यार मैं अभी फंस रहा हूँ। इररेजिस्टेबल ऑफर होगी। एक है इजी, ये दो डिफरेंट चीजें, ठीक है, इजी इजी और इररेजिस्टेबल, कि अगर वो इजी टू इम्प्लीमेंट है और वो एक दफा सुन लेगा यार
क्या ही जाता है, मैं मतलब मिस कर दूंगा अपॉर्चुनिटी। तो अगर मैं उसे कह रहा हूँ 30 डेज में मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूँ जो तुम्हारा, और मैं ये एआई के अराउंड बनाऊंगा कि एआई रिसेप्शनिस्ट दे रहा हूँ, हमारी लीड्स लेगा, तुम्हारी रेपुटेशन बिल्ड करेगा, और मैं जीएचएल का एक छोटा सा सिस्टम लेके उसको इम्प्लीमेंट करूँ। सही अब लोग पूछेंगे वो $97 आप कहाँ से पूरे करेंगे? सही तो मैं बताऊंगा कि जो मेरा पहला क्लाइंट जब वो आएगा उसी के पैसों से मैं 97 का दे के सेटअप लगा दूँ। वो स्नैपशॉट बन गई मेरी, मैंने वो दे, क्यों नॉलेज तो मेरे पास आ रहा है। सही अब मैंने वो दे दिया, मुझे हार्डली कोई 4-5 घंटे में मेरा वो बन जाएगा। मैंने उनको प्लग एंड प्ले कर दिया, उनके पास जितनी लीड्स वगैरह आ रही हैं ए टू पी वगैरह करा के, जितनी लीड्स वगैरह कॉल्स वगैरह आ रही हैं, जितने उनको मैसेजेस आ रहे हैं, जितने ईमेल्स आ रहे हैं, जितने उनके फॉर्म फिल्स आ रहे हैं, उनको जब वो विजुअली देख रहे होंगे सीआरएम में आ रही हैं और उसको रिस्पॉन्ड करके उसके बेसिक क्वेश्चन पूछ के क्वालिफाई कर दिया, मैं हर 4 दिन बाद उनसे टच बेस करूंगा, आर यू एंजॉइंग दिस, आर यू नॉट एंजॉइंग दिस। अच्छा, इससे पहले एक स्टेप रह गया कि मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे उसको तक। ये मैं अभी सिर्फ ऑफर का बता रहा हूँ, तो वो मैं आता हूँ उस पर। तो अब होगा ये कि जब ये मेरी चीज ऑफर्स वगैरह सारी सेटअप हो जाएगी, मेरा तो सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद मैं घुसूंगा ग्रुप्स के अंदर। ठीक है। मेरा मैंने एक बड़ा वो 6 आवर्स की जो वीडियो बनाई थी ना, मेरी लाइव स्ट्रीम की थी, जिसमें मैंने एजेंसी बिल्डिंग फ्रेमवर्क बताया था, उसमें मैंने क्वाड्रेंट बनाया था कि कॉस्ट वर्सेस आपकी आउटपुट, उसके लिहाज से कौन सा आपका जो है ना बेस्ट होगा। ठीक है, अगर शुरू में आप होते हैं तो आपका टाइम एंड एनर्जी आपका कमोडिटी होता है, तो आपने उसके लिहाज से कौन कौन से, ईमेल है, आपका ईमेल में भी थोड़ी सी कॉस्ट लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, वो थोड़ी सी कॉस्ट होती है। अगर शुरू में बिल्कुल मुफ्त में जाना है, वो है सोशल डीएम और आपके फेसबुक ग्रुप्स। सही। अगर आप ये 2 कर लेते हैं तो यहाँ से आपके लिए $1000-2000 निकालना कोई मसला नहीं, बशर्ते कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप इंडस्ट्री को जानते हो, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो, आपके प्रोफाइल पे कोई बंदा जब वहां से क्लिक करके आए तो उसको ये ना लगे आप सुबह नान चने जो खा रहे थे उसकी तस्वीरें लगे, प्रॉपर आपने दिखाया कि एस्थेटिक क्लिनिक्स का कोई एक्सपर्ट है। अब सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ से जब मेरे पास वो बंदा आएगा और वो देखेगा ग्रुप में मैं हेल्प कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई हफ्ता 2 लग जाएगा मेरे जैसे बंदे को, तो हफ्ते 2 के अंदर मेरी अच्छी ट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करने में टाइम लगेगा, वहां से लोग मेरे इनबॉक्स करेंगे, सब कुछ फ्री में दूँ। सिर्फ आपने मुझे जीएचएल अपना सेटअप करके देना, दैट्स इट। वो जीएचएल वगैरह सेटअप करके देंगे, मैं उनको सिस्टम दूंगा, वो मेरी केस स्टडी भी बन जाएगी, वही मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा, उनको उठा के मैं अपनी उनके नंबर्स वगैरह को उठा के ब्लर करके मैं अपनी केस स्टडीज में लगा दूँ। उनके जो पैसे आएंगे, अब वो पैसे कैसे आएंगे, उन्हें मैं कहूँगा 30 डे ट्रायल है, आप एंजॉय करें, आपको मजा आएगा। उनको रख के मैं 10 बंदों को और दिखाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि फर्स्ट 60 डेज के अंदर मेरे पास 3 से 4 फ्री ट्रायल आ जाए। हर 30 डेज के बाद मैं उनको पेड में कन्वर्ट करूंगा, वो 4 में से 2 पेड में हो जाएंगे 50%, 2 में से 1 नहीं होगा तो वो शायद कोई उसके इश्यूज वगैरह हो, उसको मैं चेंज कर दूं या उसका ट्रायल एक्सटेंड कर दूं। इवेंचुअली क्या होगा, जो मेरे साथ पेड में कन्वर्ट होंगे उनको मैं बताना शुरू करूंगा, लुक यू नो यू आर पेइंग मी $197, यू आर पेइंग $97 फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, यू आर गेटिंग एक्स अमाउंट ऑफ लीड्स बिफोर, नाउ यू आर गेटिंग these many more leads, and your leads are being qualified, and when you've done the job and you move the lead deal in your CRM, it sends them a reputation management flow, और उसमें वो से रिव्यू वगैरह सारी चीजें लेता है और उसका जवाब भी देता है कि जब वो भर देता है, और नेगेटिव रिव्यू गेटिंग सिस्टम भी है, और वो आपकी अपॉइंटमेंट को भी फॉलो अप कर रहा है। अच्छा, अपॉइंटमेंट को फॉलो अप नहीं कर रहा, फिर मैं उसे कहूँगा आई फील लाइक अ लॉट ऑफ लीड्स डज नॉट शो अप as a client at your aesthetic clinic. Why? Because nobody is following up with them. So we can set up a flow. I will charge you $50 per month for that flow, और वो करेगा। मैं इस तरह कर करके ना वो 197 को ले जाऊंगा 497 पे, 3-4 ऑफर्स और दूंगा। फिर मैं उसे कहूंगा यार अब तुम्हें पता है तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, कहेगा कितनी है, मैं कहूँ तुम्हारी सीट्स कितनी है, तुम्हारे कितने एम्प्लॉयज हैं, तुम कितना चला सकते हो, वो कैलकुलेशन मैं करके बताऊंगा, मैं कहूँ तुम्हें पता है तुम इस टाइम, और मैं ये कैलकुलेटर बना दूंगा कि तुम्हारी कैपेसिटी इतने एम्प्लॉयज इतने, ये सर्विस है, एवरेज तुम ये सर्विस देते हो तुम्हारी, इसके लिहाज से तुम्हारी कैपेसिटी टोटल कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा सिर्फ 40% यूटिलाइज हो रही है। तो हम नहीं कहते कि 100% यूटिलाइज हो, लेकिन हम फॉर थ्योरी ले लेते हैं कि 60% अभी तुम्हारी नहीं यूटिलाइज हो। 60% यूटिलाइज होने का मतलब है कि तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग लीड्स है उसके अंदर से फॉलो अप अच्छा निकालना, और ताकि वो आए ज्यादा शो अप हो, और हमने न्यू लीड्स लेके आए। न्यू लीड्स कौन है? न्यू क्लाइंट्स आपके। ठीक है, न्यू क्लाइंट्स को कैसे लाएंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? वो कहेगी या वी डू एडवर्टाइजिंग, वी पुट अप अ पोस्ट। कौन करता है पोस्ट? वी डू इट आल्सो। तो मुझे दो, मैं करता हूँ। मैं ऐसे कहूंगा मैं सोशल मीडिया तुम्हारा सेट करता हूँ, ठीक है, और ऐड लगाते हैं तुम्हारे। वो कहेगी ऐड लगाओगे तो रिजल्ट आएंगे। मैं कहा आएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले सोशल मीडिया सेट करनी है। आप मुझे $397 दो, मैं आपको
सोशल मीडिया सेट करके दे, ठीक। बेसिक सोशल मीडिया सेट की, ये किया वो किया। अब उसको मैं कहूंगा कि भाई तुम हम ना ऐड रन करते हैं और ऐड से तुम देखना तुम्हें रिजल्ट है। सही है। उसकी मेटा और गूगल के ऊपर बड़ी फोकस ही ऐड रन की, ठीक है। उसको लीड्स बढ़नी शुरू हो गई। सही है। अब उसको मैं टैग लीड्स दिखा रहा हूँ, ये देखो फेसबुक और गूगल से ऐड लीड ज्यादा ही है, $1500 तुम्हारा लगाया, कॉस्ट पर लीड तुम्हारी $20-30 पड़ी है, उसमें से इतनी शो अप हुई है, $60 का तुम्हें एक आ रहा है बंदा जिसको तुम $500-600 चार्ज करो, और ये $60 भी वक्त के साथ साथ कम हो जाए। सही। वो कहेगी गुड है। मैं कहूँगा अब जितना गुड डालोगे उतना तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, तुम्हारी कैपेसिटी जो 40% पे थी वो अब 60 पे आ गया, तो आएगा 40%, वो नहीं है उस तरह का। तो मैं कहूंगा अब तुमने ना ये कॉस्ट पर लीड ओवरऑल कम करनी है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, उसके लिए तुम रिकरिंग क्लाइंट्स लेके आओ। सही। अब वो कैसे लाओगे? अपनी अथॉरिटी बनाओ। सही। अथॉरिटी कैसे बनाओगे? यू नीड टू शो अप दैट यू आर नॉट जस्ट अनदर एस्थेटिक क्लिनिक इन योर सिटी, यू हैव टू बिल्ड योर अथॉरिटी, यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। वो कैसे करो? वो कहेगी कैसे करेंगे? मैं कहूंगा उसके लिए कंटेंट बनाओ। कहेगी वो कैसे बनाना है? मैं कहूंगा मैं तुम्हें एक पूरा स्क्रिप्ट भेज दूं, 10 वीडियोस लगाते हैं फिर देखते हैं। स्क्रिप्ट भेजेंगे, स्टोरी बोर्ड भेजेंगे, वो उस पे एयर रोल वीडियो अपने स्टैटिक क्लिनिक में क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स देके हमें भेजेगी, सारा सेट करेंगे, 2 वीडियोस उठा के उसकी वेबसाइट पे हम दे देंगे, अगर उससे एक्सेस ले लेंगे बातों बातों में, लेकिन वी आर नॉट चार्जिंग हर फॉर इट। अब हम उसकी वीडियो लगाएंगे, उस पे आएंगे इंप्रेशंस, उन इंप्रेशंस के आने के बाद उसकी वो हो जाएगी खुश, एड्रेनल रश आएगा, डोपामाइन हिट करेगा, यार मैं मशहूर होगी। वो मोमेंट है जहां से हम सेल अपनी एक्टिवेट करेंगे। हम कहेंगे देखो पूरी फनल बनाते हैं, तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, लेट्स बिल्ड अप योर वेबसाइट, लेट्स बिल्ड अप योर सोशल मीडिया प्रॉपर्ली, लेट्स डिजाइन दी सेगमेंट्स, किस तरह का तुम्हारा कंटेंट जाएगा, उसमें क्राउजल जाएंगे, उसमें प्रमोशंस जाएंगी वीकली, उसमें डील्स जाएंगी, हम तुम्हारा जो पूरा सोशल मीडिया वो टेक ओवर करें, नॉट जस्ट वन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्लेटफॉर्म। हम मेक श्योर करेंगे तुम्हारी वेबसाइट स्ट्रांग हो, तुम्हारी वेबसाइट पे कोई है बुकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो, वेबसाइट पे है वो बिफोर आफ्टर सर्विसेज देख सके, वेबसाइट पे है वो टेस्टिमोनियल देख सके, जीएमबी अच्छा हो, फिर तुम्हें लोकल एरिया में डोमिनेट करना है। ये सारा पैकेज हम तुम्हें 3997 में दे देंगे, वैसे भी चार्ज 5997, गिविंग यू $1000 ऑफ ऑन टॉप ऑफ इट। इफ यू लाइक इट वी कैन डू इट। वो कहेगी ओके लेट्स डू इट। तो वहां मैं कहा 197 से विद इन 4-5 मंथ्स उसको 3997 यानी कि $4000 पर मंथ रिकरिंग पे ले। इसी तरह मेरे पास जो ये बीच बीच में जो मेरे पास पैसे आते जा रहे हैं ना, मैंने अपनी एफर्ट उसी तरह रखी हुई है। मैं एस्टिमेट करता हूँ कि 6 महीने में मेरी मैनुअल टाइम एनर्जी वाली लीड जनरेशन एफर्ट्स की वजह से आई वुड ब्रिंग लाइक गुड 10 क्लाइंट्स और 5 क्लाइंट्स, 5 मिनिमम 10 मैक्सिमम। अगर मैं कहता हूँ 7 भी मेरे पास आ जाते हैं, और 7 क्लाइंट्स साल के बाद तक अगर मैं देखूँ तो वो मुझे कितने दे रहे हैं, कोई 7-4 $28,000 के करीब मुझे मिला। चलो मैं कहता हूँ मेरे 50% उस पर कन्वर्ट है, तो 14,000 प्लस 2,000 और वो हो गए मेरे पास कोई ना 17-18 फिर भी आ रहा है, 16,000 रिकरिंग पे फिर भी मैं पहुंच गया। यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, जाहिर है मैं अपनी फुलफिलमेंट टीम रखूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को, क्लाइंट सक्सेस का बच्चा रखूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं SDRs रखना शुरू करूंगा। अब उनको मैं बताऊंगा कि तुमने 3 क्लाइंट आए नहीं, मेरे पास $4000 हुआ नहीं, मैंने SDR रख लेना है। मैंने कहा भाई कॉलें खड़का डे इन डे आउट, एक ईमेल का सेटअप खुद लगाऊंगा शुरू में, जब 5000 से ऊपर जाऊंगा मैं ईमेल की भी एक टीम रख लूंगा, लीड्स वाले बच्चे रख लूंगा जो लिस्टें निकालेंगे और उनको हम लीड्स में कन्वर्ट करेंगे, वो कॉल्स भी करें वो करें। अगर मैं 8000-9000 पे पहुंचूंगा, मैं हल्की सी ऐड लगानी अपनी शुरू कर दूंगा सेल में, और बताऊंगा, शक्लें दिखाऊंगा अपने कस्टमर्स की और उनके लोगोस के, इनको भी हम चला रहे हैं, इनको भी हम चला रहे हैं, इनको भी हम चला रहे हैं, और ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा प्रोसेस है। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल के मुख्तलिफ चलाएंगे। ऑफर्स में अपनी रीवैम्प करते जाएंगे, कभी कोई कैंपेन से ऑफर टेस्ट करें, कभी कोई से करें। इवेंचुअली मैं अपनी वेबसाइट की SEO स्टार्ट कर दूंगा, इवेंचुअली मैं अपने कंटेंट अच्छा करना शुरू कर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा मैं उधर के ऑनलाइन पॉडकास्ट में शो अप हूँ, मैं ट्राई करूंगा मैं उधर के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ना एस्थेटिक्स के, एस्थेटिशियंस के, उनके इवेंट्स की लिस्ट निकाल के उन लोगों को ईमेल करना शुरू। ओके ठीक। तो आप समझे कि 18 महीनों के अंदर अंदर मेरी एजेंसी कोई 30 से $35,000 रिकरिंग पे पहुंच जाएगी। चर्न भी होगा, गालियां भी पड़ेंगी बीच में, वो भी आएगी। तो जब मैं वहां, जब मेरा फर्स्ट 20-25 का मार्क टच होगा, उसके बाद अल्ट्रा डेलीगेशन मोड में चला जाऊंगा। आई विल जस्ट वर्क ऑन सेल्स, ऑफर्स, फनल्स, दैट्स इट, और कंटेंट। तीसरा कोई काम नहीं करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कोई गोरा या गोरी अपने साथ पार्टनर रखूं। ओके, ये एक बड़ा ट्रेड सीक्रेट काम है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने भी किया हुआ है कि आप एक गोरे को अपना एम्प्लॉय रखते हो और उसे कहते हो यू विल बी द फेस ऑफ द गेम, जितना भी बिजनेस आएगा उसका हम 5% 6% आपको देंगे। आपने कंटेंट बनाया, प्लस हम आपको $1500 से $2000 सैलरी दे रहे हैं, उसका पैकेज कोई $7-8 हज़ार उसे नजर आ जाता है। अब वो कहता है हाँ ठीक है डन करो इस चीज पे। अब हम उसको बताते हैं कि भाईजान
आपने कंटेंट बनाना है, आपने मीटअप्स करने हैं क्लाइंट्स को जाके, और आपने बेसिकली वो सेल्स और कंटेंट वाले बच्चे होते हैं, उन्होंने Right. जाके सिर्फ रिप्रेजेंट करना होता है। जो डील वो लॉक करते हैं उस पर भी उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। सही। जितनी भी डीलें लॉक होती हैं उनकी जब अपॉइंटमेंट होती है वो पाकिस्तानी टीम या फिलिपीन टीम से हमारी कर रही है, हमारे फिलिपीन कोलंबिया में भी है टीम। एंड इवेंचुअली फिर ये होगा कि हम वीज़ा कटाएंगे अपना, और हम वहाँ जाएंगे और वहाँ के इवेंट्स भी अटेंड करेंगे, सही। और वो अपनी शर्ट्स पहनेंगे और अपने गुडी बैग्स लेंगे, और जब हम $60,000-70,000 पे हो जाएंगे फिर हम अपना एग्जीबिशन स्टॉल भी लगाया करेंगे। Nice. तो यूं करके हमारा पूरा चलेगा, और 60-70 तक पहुंचने तक मेरे ख्याल में आपको कोई 3 साल का वक्त लग जाएगा। जो अभी ये चीज़ें मेंशन की है ना, मैं एक दफ़ा बता दूं कि भाई ट्रस्ट में ये $1 मिलियन चीज़ जो इन्होंने बड़ा कंसाइजली, बड़ा प्रिसाइजली इन्होंने बताया, मेरे ख्याल है हार्डली इनको 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने खुद यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया तो यकीन करो ये 4 साल में भी चीज़ समझ नहीं आती वहाँ पे। अच्छा, एनीवे यहाँ पे हम अब लोकल इंडस्ट्रीज के हवाले से आते हैं। मैंने जितना यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे बड़ा जो है ना ये बड़े जारगोन्स हैं, बड़ी टर्मिनोलॉजीज मशहूर हैं, बिजनेस डेवलपर, लीड जनरेशन, ठीक है, और FDR वगैरह। अब बहुत सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता उनका सर्वाइवल कितने वो अर्से तक करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ लीड जनरेशन के लिए, जितना मेरा है, उनको सिर्फ चाहिए लीड्स चाहिए, उनको क्लाइंट्स चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपवर्क पे डिपेंडेंसी रखी हुई है। अपवर्क पे बस बिडिंग करी जाओ, ठीक है। नॉर्मली जो जितने लोगों का मैं बैठा हूँ, ठीक है, हर एक एक्सपर्टीज अलग अलग है, लेकिन मुझे सुनने में एक कॉमन मॉडल बड़ा है कि भाई आप ये ऑफर्स बनाओ, आप ये डिसाइड करो कि आपने ये सर्विसेज देनी है। लेट्स से अब स्टार्ट क्लिनिक ये सर्विस मैं वेब डेवलपमेंट दे रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको बुकिंग सिस्टम दे रहा हूँ, मैं आपको CRM दे रहा हूँ, मैं आपको AI ऑटोमेशन दे रहा हूँ। अब आप ब्रोशर बनाएं। अब आपने जो है क्या करना है कि आप अपवर्क पे बिडिंग करना शुरू करें, ठीक है। और उनकी कुछ KPIs वगैरह होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मॉडल में सबसे बड़ी उनकी गलती क्या है? क्योंकि देखिए जब एक KPI सेट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि जो उनका जो भी वो नई हायरिंग करते हैं उसके पास इतना कोई वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं है। जिस तरह कि आपने मेंशन किया ना कि आप FDR रखेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं चल रही। वहाँ पे आते हैं आप, और वहाँ पे सिर्फ उनके पास लीड जनरेशन का एक ही है कि आप बस अपवर्क पे रहें। सर अगर आप यहाँ पे होते तो लेट्स से आप लीड जनरेशन के लिए अपने 3 क्लाइंट्स पहले कहाँ से लाते? अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ ताकि वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाए। मैंने सॉफ्टवेयर एजेंसी भी बनाई है, एक्वायर भी की है, ठीक है। मैंने ई-कॉमर्स एजेंसी भी बनाई है, ई-कॉमर्स डिजिटल एजेंसी, और अमेजोन एजेंसी भी। अमेजोन में हम तब के हैं जब लोगों को सनी अली का भी नहीं पता था। हमारे ब्रांड तो तब के चले थे। सनी अली का मैंने UK में एक जाके अटेंड किया था, छोटे से कमरे में 15 बंदे बैठे थे, तो वहां से मैं तब का मैं फॉलो कर। फिर उसके बाद मैंने अपनी SEO एजेंसी चलाई है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, लीड जेन एजेंसी चलाई है, और मैंने कौन सी चलाई, मैंने कंटेंट एजेंसी। अब मैं इस साल एक कंटेंट एजेंसी लॉन्च करने जा रहा हूँ। हाँ जी, ये एक मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने इस साइड पे सोचना है तो ये फ्यूचरिस्टिक स्किल है, पर्सनल ब्रांडिंग, फाउंडर लेड और आपका कंटेंट मार्केटिंग इंजन। तो ये हम एक एजेंसी भी लॉन्च करें और उसको प्लग इन करें अपनी एग्जिस्टिंग एजेंसीज में, ठीक है। और इसके अलावा हम हेक्साक्लिक्स में भी इस सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हैं, कोचिंग फॉर्म फॉर गोरे। अच्छा, तो वो भी हम मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां जाता हूँ बहुत सारे दी एजेंसी गाय मुझे कहते हैं। तो मेरा इन सब के अंदर बड़ा अच्छा हाथ वगैरह सेट है। हमने अपने जो बॉक्सिंग ग्लव्स के ब्रांड्स हैं उनके अंदर हमने एक कस्टमाइजर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कनेक्टेड है डायरेक्टली फैक्ट्री के ERP के साथ। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। इसके पीछे एडिडास भी पड़ा रहा है कि हमें मर्ज कर लो, एक्वायर कर लो, कुछ कर लो एडिडास पाकिस्तान, तो हम नहीं किए। हम उस टाइम मेरा फाउंडर हम ये वो, तो कहने का मकसद ये कि वो बड़ा एक टेक्निकल और एक बड़ा आप समझ के डीपली इनरूटेड 250,000 कॉम्बिनेशंस है उसके अंदर, जिसके ऊपर आप पूरा 3D बॉक्सिंग ग्लव्स का, इट्स नॉट लाइक एवरीडे। तो वो सारा भी प्रोसेस हमने किया। तो ये सारी ग्राइंड देखी हुई है हमने इनकी, इन एजेंसीज के भी। और फिर मेरे दोस्त भी आपको पता है सॉफ्टवेयर हाउस से। तो मैंने जो एक चीज देखी ना, एक टर्म, वो है बिडर। बिडर जी, बिडर। मैंने अक्सर पूछे ना, सेल्स का बच्चा रखे तो आगे से आके कहता है बिडर हूँ मैं कहता हूँ बिडर ऐसे कहते हो जैसे स्नाइपर कह रहे तुम है क्या है ये। मैं हर कहता हूँ क्या है ये, तो कहते हैं सर बेसिकली मैं अपवर्क पे जाता हूँ, मैं वहां से क्लाइंट लाता हूँ और समटाइम मैं उसको बाहर से घेर के ले आता हूँ लिंक्डइन शिंक्डइन से। तो वो एक पूरी कायनात उगी है यहाँ पे बिडर्स की, अपवर्क बिडर। उनको कभी ना कभी वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव करके कहते हैं। तो जो HR, अब आपने एक जेनेरिक HR रखा है, उसको पता ही नहीं सॉफ्टवेयर हाउस कैसे चलता है, वो कैसे करता है, तो उसने
गूगल मारा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, बिजनेस डेवलपमेंट, सीईओ ने कहा हमें ना अपवर्क के लिए चाहिए सेल्स का बंदा। उसने कहा ओके सर। उसने लिखा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की सारी लिखी, ग्रेजुएट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए, ग्रोइंग माइंडसेट होना चाहिए, वो सारी मारने के बाद जो स्टैंडर्ड होता है उसके बाद उसने लिख दिया एंड शुड नो अबाउट अपवर्क और अपवर्क बिल्डिंग की और मिनिमम 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस। सही है। तो ये ना एक पूरी दुनिया आबाद हुई इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अपवर्क इज अ वार्म लीड। अपवर्क के ऊपर ये लोग जाते थे, करते थे। अगर आपकी फर्स्ट 30 में किसी आपकी कैटेगरी में प्रोफाइल आ जाता है तो यू आर प्रैक्टिकली मेकिंग $150,000 अ मंथ। न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर एजेंसी थी ना, उनको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या क्लाइंट ऑगमेंटेशन हो रही है। रिसोर्स ऑगमेंटेशन क्या है कि वो बच्चा खरीद रहे हैं, यार ये $4,000 है, ये पकड़ो, ये इंजीनियर हमें दे दो। $4,000 उसको दिए, उसमें से बच्चे की वो इंजीनियर की सैलरी 1.25 लाख 1.5 लाख हुई। इस तरह करके वो मामला चला। इस सारे के अंदर क्या था कि दे नेवर क्रिएटेड SDRs, दे नेवर क्रिएटेड एक्चुअल क्लोजर्स, they never created actual business development executives, they never created lead generation experts। और अभी इनके अंदर भी हर डिवीजन, हर चैनल के लिहाज से डिफरेंट स्पेशलिटीज होती है। उन्होंने कायनात में वही बच्चे लाए बिडर, बस स्नाइपर। अब वो जो बच्चा है ना, जब वो बच्चा अपना करियर आज की डेट में स्विच करे, और अगर कोई मुझे अपवर्क का कोई बिडर इस टाइम सुन रहा है तो आपके पास, और आपकी एज अगर 25 साल से कम है, तो ये आपकी रेड डेडलाइन शुरू हो गई। अगर आप स्विच नहीं करेंगे इसको, अपने आप को SDR, क्लोजर या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव मोड में नहीं लेके जाएंगे, सेल्स नहीं सीखेंगे, तो आपकी जॉब अगले 18 महीनों के अंदर खत्म है। 2027 दिसंबर आप नहीं देख रहे होंगे अपवर्क पे। तो ये इस चीज का हम सब गवाह भी हैं जो हो रहा है अभी सारा टाइम। तो वो बच्चे अब जब शिफ्ट कर रहे हैं ना सेल्स में, तो वो जाके कहते हैं जी सर मुझे सेल्स आती है। अब उनसे पहला क्वेश्चन पूछे ना, आप क्या सेल कर? सर मैंने इस कंपनी को $80,000 ला के दिए, मैंने इस कंपनी को $60,000 ला के दिए। $60,000 ला के दिया। मेरे जैसा गरीब CEO होता है, वो कहता है यार मेरे पास आ जाए बच्चा, क्या कितने पैसे लगेगा? सर मैं 70,000 प्लस कमीशन। अच्छा चल ठीक है, मैं कैलकुलेट करूँ, कर लेते हैं 3 महीने इस पे तजर्बा। अब वो बच्चा आ जाएगा मेरे पास। अब वो आएगा, मैं उसे कहूँगा हाँ भाई सर अपवर का प्रोफाइल बनाया, आपका अपवर का प्रोफाइल ही मैं वहाँ से लिंक्डइन से निकाल के बच्चा बाहर। मैं अक्सर इस चीज़ का जिक्र बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टोपी कराने वाले सेल्स के बंदे होते हैं। मैं खुद सेल्स का हूँ, मुझे पता है एक ट्रक की बत्ती के पीछे दूसरी ट्रक की बत्ती बिलगाना सेल्स वालों को ऐसे आता है। तो वो जो बच्चा है ना, उसने आपको कहना है सर जी अपवर्क जो है ना गेम ऑन, आपने अपवर्क पे अकाउंट नहीं बनाया? मेरे साथ ये जेन्युइन हुआ है। मैंने कहा नहीं सर अपवर्क में गेम ऑन है आपकी। मैंने कहा अच्छा चलो बना लेते हैं। मैं अभी आप जाएंगे, मेरा अपवर्क का एक अकाउंट है जिसपे पता नहीं मेरे ख्याल $14,000 के हमने सेल किया। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के बंद किया। मुझे फोमो कराया उसमें कि भाई सर आप ठीक है, आपको अपवर्क नहीं पसंद, आपके सेल चैनल सीधे हैं, लेकिन अपवर्क में ना क्लाइंट तैयार होता है, उसको सिर्फ हमने ऐसे हलवे की तरह खाना है। मैंने कहा हाँ यार मेरे इतने सारे दोस्त हैं, 1.5-2 लाख डॉलर की एजेंसियां चला रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके डन। अपवर्क में क्या चाहिए? पायनियर का अकाउंट चाहिए। वो 1.5 महीना तो वो उसने सरवाइव कर लिया। उसके बाद उसने कहा जनाब बिडिंग कर रहे हैं। अब बिडिंग में वो मीटिंग्स आ रही हैं जी, प्रपोजल नहीं है सर, पिच डेक नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। लो जी महीना एक और पार, सारा ऑफिस पिच डेक बना रहा है, प्रपोजल बना रहा है, कोई जी खास तरह का सर ने बंदा रखा है वो अब काम। उसके बाद सर हम ना वो ये जो बंदे आ रहे हैं ना इनके साथ मीटिंग किससे हो रही है? लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लेवल का बंदा, जिसको खुद नहीं पता कि उसने अपने बिजनेस से क्या करना है। अपवर्क का क्लाइंट नए अकाउंट में क्या ही होता है। अब उसने आके मीटिंग करें, हमें मीटिंग की आदत है उन लीड से जो हमारी अथॉरिटी को समझते हैं, हमारी पोजीशन को समझते हैं। अब हम उसी शबैंग तरीके से 4 बंदे कॉल पे चले गए, वो अपनी बुनियाद में बैठा हुआ है आगे अपवर्क का। Okay, yeah, I saw you guys. I liked your proposal. I thought to give you guys a try. हम उससे एक्सपेक्ट करें चलो 1200 नहीं तो $1,000 का ये कर लेते हैं, और फिर ये आगे जाके $6,000 का हमारा प्रोजेक्ट। So I'll start with not more than $90। हम उसकी शक्ल देख रहे हैं, ये 900 का है कि 90 का है इसने, तो वो $90 आपको दे रहा है, उसमें से भी 20-30 आपका उसने रख लेना है आप। तो मैं ना क्वेश्चन करना शुरू हो गया कि ये दुनिया किधर जा रही है और मेरी एग्जिस्टेंस का क्या फायदा है। तो खैर वो जनाब उसकी क्लास क्लोजली बंदे के ये कैसे ला रहे हो? सर शुरू में उठाना है ये क्लाइंट। अच्छा जी उठा लो, हमने 90 का भी उठा लिया कि भाई इसको काम करके तो रिव्यूज चाहिए होते हैं, जितने रिव्यूज होंगे वो। उसके बाद अगली चीज क्या हुई? रिव्यूज भी हो गए, सारा कुछ हो गया, क्लाइंट आ रहे हैं और वो सारे गरीब गुरबा आ रहे हैं। मैंने कहा सर यहाँ पे ना ये पैसे नहीं देते, इनको बाहर निकालना। कैसे निकालना है वो मेरा काम है। अब नई ट्रक की बत्ती, इस दौरान में 8 महीने हो गए उस लड़के।
अब जनाब साहब उसने लिंक्डइन से नंबर निकालने, उनकी वेबसाइट निकालनी, उनको वहाँ ईमेल करनी, सीसी मुझे रखना, बीसीसी मुझे रखना, मुझे एडमिनल रश हो रहा है घड़ी में, मैं देख रहा हूँ ईमेल गई है, जवाब आया है, और आगे से जॉब गालियां देके कह रहे हैं जब मैंने अपवर्क पे अप्लाई किया तुम इधर क्यों मुझे ढूंढ रहे, सेम जॉब। तो वहां से बीच में हमें कोई प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए, 5-10 हज़ार डॉलर हमने उठा लिया। वो बच्चे ने तो अपनी ताहयात जॉब सिक्योर कर ली, समझे मेरा पॉइंट। यूं करके ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखते रखते फिर आखिरी दिन मैंने उसके ऐसे हाथ जोड़े, मैं कहा तुम्हारी मेहरबानी प्लीज फाइंड अ जॉब, मैं नहीं तुम्हें निकालना, बस कोई जॉब ढूंढ लो कहीं और चले जाओ यहाँ से। क्योंकि ये जो है ना, ये उस बच्चे का कसूर नहीं, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, फेक सेल्स, दे एक्ट लाइक। और फिर ये नहीं, ये तो खैर बहुत ही बेसिक लेवल का बच्चा था सर, टॉप के बच्चे, आपके टॉप के इस टाइम जो कंपनीज है ना उनके टॉप के बच्चे उठाए। मैंने वो बंदे उठाए जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस से काम किया, 7 साल मुझे चूना लगा के चले, ठीक है सही। फिर मैंने वो बंदे यहाँ पे देखे जनाब, जो आप समझ लो कि उनकी गवाहियां देने वाले उनके पुराने बॉस थे, भाई ये बच्चा बस हीरा है, हीरा। मैं बैठ के हायर कर लिया, बाद में मैं बैठ के सोचूं मेरे पास कोई हीरा हो, मैं तो कभी किसी का तो ये हीरा है और इसको ले। तो ये सारे वो लेसन्स लर्न किया और उसके बाद वही हुआ, आई कम बैक टू स्क्वायर वन, मेरा मॉडल इज वेरी रिफाइंड एंड प्रोफेशनल, समझ रहे हैं। क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि मैथ है कि आपने सर्विस बनाई अपनी, आपको पता चल गया आपने ये सर्विस बेचनी है, आप सबसे पहले जी अगर लोकल मार्केट में है तो आप गूगल मैप पे जाएं, उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करें, उनको नंबर घुमाएं, दिन के एक्चुअल प्रोसेस यही है, एक्चुअल प्रोसेस यही है। ये जो लोग करते हैं ना अपवर्क और बिडिंग के नाम पे, और हम लोग ना पाकिस्तान में हमें ये हो गया कि जी लिंक्डइन है तो लिंक्डइन, अभी मैंने 3 पॉडकास्ट लगवाई हैं लिंक्डइन की, फुरकान अजीज साहब हैं आपके इन्वोजोन के सीईओ, उनके साथ एक वर्कशॉप हसल टॉक लाइफ की, एक पॉडकास्ट की, 2-4 और मैंने लिंक्डइन की बातें करी, पूरा पाकिस्तान लिंक्डइन 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 शुरू, लिंक्डइन गोल्ड माइन, लिंक्डइन गोल्ड माइन, 1 चैनल 1 ईयर, ये सारे मैं नहीं गोरे कहते हैं, हम भी उन्हीं के फ्रेमवर्क्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। 1 चैनल 1 ईयर, उसको दें, जान मारे उसको, आप देखें आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा उससे, फिर आप दूसरे पे मूव करें। हमने 3 साल फेसबुक ग्रुपों से काम उठाया, अब वो डेड हो गए, लेकिन हम उससे पेजेस और ग्रुपों से मैसेज करके सोशल डीएम से किया। अब बच्चे आके कह रहे होते हैं कि पूरा फ्रेमवर्क अगला बंदा उठा के दे दे आपको, यानी कि वो उंगली पकड़ के बता दे, मैं उनको डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो मैं अक्सर बताता हूँ यार सोशल मीडिया इज अ गुड प्लेटफॉर्म, आप जाएं डीएम कर, सर वो कर रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, भाई आप जाओ यूट्यूब तो करो, क्लॉड से तो पूछो, आर्टिकल्स तो पढ़ो, पूरे लोगों ने अपने कोर्स बना के फ्री में अपलोड किए हैं, कैसे आपने करना। तो एक ये भी मसला कि हमारे बच्चे ना मेहनत नहीं करते उस चीज में। जब मैं था ना तो मैंने मेहनत की, मैंने कैसे मेहनत की, मैंने सीखा कि सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्स का फ्रेमवर्क क्या होता है, सेल्स केडेंस क्या होती है, सेल्स कोल्ड कॉलिंग वर्सेस इनबाउंड का फर्क क्या होता है, रेवेन्यू ऑपरेशंस क्या होता है, रेवेन्यू अपलिफ्टिंग क्या होता है, आपका जो सेल्स का पूरा ओटी क्या होता है, आधे बच्चों को ओटी का नहीं पता, ऑन टारगेट अर्निंग्स का नहीं उनको पता। ये सारी चीजें, बोनसेस कब मिलने चाहिए, कमीशन कब मिलने चाहिए, ये सारी चीजें आप उसके साथ में आते हो। वरना जैसे मैंने चुनियां खाई, मैंने गलत एम्प्लॉयज रख लिए जो मुझे चूना लगाते रहे, साल अपनी हराम इनकम करते रहे, बाद में वो फ्रीलांसिंग की उन्होंने ट्राई की कि हम इस कंपनी में साथ भाई कुछ कहते नहीं तो हम अपनी एजेंसी खोल लेते, वो चली नहीं, एंड पे वही हुआ कि अगली वो डिपार्ट होते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर उनको फायर करना पड़ता है, माशरे में भी बिस्त होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसी सिचुएशंस उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी हड्डी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेस होता है बिजनेस ओनर को जिससे 3 सालों से डेवलप की। तो आपने अपने आप को बचाना है, एम्प्लॉइज का बिल्कुल नहीं। अच्छा ये भी मैं बात करता हूँ, नेवर एवर थिंक फॉर एनी एम्प्लॉइज बिजनेस के अंदर, कभी भी ये जो कहते हैं ना फेक आके हम बिजनेस नहीं हम फैमिली हैं, मैंगो पार्टी करा रहे हैं, मैं मैंगो पार्टी से महंगे पिज्जे एम शुगर में खिला देता हूँ जितने की एक बड़ी कंपनी मैंगो पार्टी कराती। मैंगो पार्टियां और ये सब एक हॉक्स है, ये बड़े लेवल पे जब कंपनी होती है ऑब्वियसली उन्होंने अपना कल्चर बिल्ड करना होता है, उन्होंने शुगर मस्ती दिखानी होती है, सही फाइन रिफाइंड तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक कॉपी पेस्ट, छोटी कंपनियां भी कॉपी पेस्ट करें, बिल देने के पैसे नहीं है, इंक्रीमेंट देने के पैसे नहीं है, मैंगो पार्टी करा रहे हैं बैठ के, तनख्वाहें लेट है, मैंगो पार्टी करा रहे हैं, ट्रिप पे भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई अपना कैश फ्लो पूरा नहीं किया हुआ उन्होंने, और जनाब भी आ रहा है फैमिली, भाई तू ओवर टाइम लगवा रहे हैं, ओवर टाइम मोटिवेशन में लगवा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने ये असेस की सारी सिचुएशन कि ये चीजें गलत है, एम्प्लॉय का आपने नहीं सोचना, एम्प्लॉय के लिए सिस्टम का सोचना। उस सिस्टम में जब एम्प्लॉय आए तो जो अच्छा होगा वो ग्रो करेगा और कंपनी के लिए बिजनेस के लिए वैल्यूडेशन करेगा, बिजनेस पैसे कमाएगा तो वो भी कमाएगा, बिजनेस ओनर भी कमाएगा, बिजनेस के स्टेक्स भी उससे पैसा कमाएंगे।
हम सही। सब पैसे के लिए बैठे हैं। मैं अपने ऐसे ही, ठीक ठीक मैं ठीक, इतना बिल्कुल। विजिबली बात करता हूँ अपने ऑफिस में, मैं कहता हूँ यू, मैं अपनी टीम को कहता हूँ यू एंड आई हियर आर बेस्ट फ्रेंड्स। हमें अच्छा लगता है एक दूसरे से बात कर, बट यू आर माई एम्प्लॉय, आई एम योर बॉस, वी आर नॉट कजन्स, वी आर हियर फॉर वन पर्पज एंड वन पर्पज ओनली, टू मेक मनी। सही। हमारा ये गोल नहीं है कि तुम यहाँ पे बैठे हो और तुम काम नहीं कर रहे हो और मैं यहाँ पे बैठा, मैं कहा कोई बात नहीं, मेरी पुप्पो का बेटा है बैठा रहे, सही। तुमने पैसे कमाने हैं, मैंने भी यहाँ पैसे कमाने हैं, फैमिली फूमली वाला भूल जाओ कि मैं कहूंगा तुम नहीं काम करोगे, यू विल बी आउट ऑफ दिस ऑफिस। सही है। सिस्टम बनाया हुआ। उसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी टीम है, इतना फोकस टीम है, बड़े साल लगे मुझे अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए। सही। और मेरी टीम बैठ के जान मारती है, काम करती है और चीजें उठाती है। तो ये जो सेल्स का सारा सिस्टम था ना, जब आप हायर करते हो ना बंदों को और उन पे टोटल ब्लाइंड रिलायबिलिटी करते हो तो वो आपको खा जाते हैं। ठीक है। फाउंडर का पहला काम यह है कि कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना अपनी टीम आपको हमेशा पॉजिटिव और ऊपर की होप्स देगी। वो कभी भी आपको चैलेंजेस, फ्रिक्शन और प्रॉब्लम्स और वो नहीं बताएंगे। ठीक आप है। उनके पीछे लग के, आपका काम होता है कैश लगाना कैश, ठीक है। और आप फंस जाओगे उस सारी चीज के अंदर। इस चीज को आपने अवॉइड करना है। अपने कैश फ्लो, अपने बुक्स, अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस को खुद डिजाइन एंड डेवलप करना है और उसको इंप्लीमेंट करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। मेरी सेल्स नहीं चली, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे ऑफिस में चोरियां हुई, डेटे की चोरियां हुई, बड़ी बड़ी लेवल की हुई। मैंने सबको कहा फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। मेरी गलती थी। अब मेरा सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अब मेरी टीम उसके अंदर खुश है, अब मैं खुश हूँ उसके अंदर। वी आर ग्रोइंग कंपनीज। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को रियलाइज किया और सिस्टम को build। अभी आपका माशाल्लाह जो हेड काउंट है वो 75 से 100 के दरमियान है। नहीं, हमारा कोई 200 के अराउंड। अच्छा, माशाल्लाह। सॉरी, मेरे पास फिर स्टैट्स गलत थे। नहीं, हमने ठीक है। लिंक्डइन पे ना, हमारी बेसिकली 3 कंपनी है। 3 कंपनी। हमारी सेल्स की कंपनी का कोई बंदा एग्जैक्टलिक्स पे नहीं है। ओके, वो ठीक। भी तोड़ लेते हैं ना लोग आके। तो वो है कि कुछ हमारी, फिर हमने जो फिलिपीन और उधर कोलंबिया वगैरह में की हुई है, उनका हिसाब किताब हो रहा है। फिर हमारी, फिर इससे हेडकाउंट की बात हो रही है तो एक बहुत अच्छी चीज हमने, जो एक डिबेट है जो मैं अक्सर करता हूँ, ऑफिस वर्सेस रिमोट टीम। ठीक है। ठीक है, मैंने जब ऑफिस बनाया तो मैं अक्सर कहता हूँ मैंने ससुराल के लिए, घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, उनके लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। सही। कि मुझे था कि भाई बंदा ऑफिस जाता है, सही। उसके लिए किराए भरे, सिस्टम भरा, ऑफिस बॉय रखा। और ऑफिस बॉय जब बारिश होती थी आता नहीं होता था, मैं खुद खोल के टीम को अंदर बिठा के कपड़ा भी मारता था। फिर हमने ना एक जनरेटर रखा उधर, ठीक है। वो जनरेटर था तार वाला, तो वो रखा तो लाइट चली गई तो ऐसे टीम बैठी हुई है, ये जनरेटर पड़ा है बाहर दरवाजा खोल। तो जो हम होते थे ना अपने ज़माने में, तो हम ना कंपनियों में खुद ही काम कर रहे थे, हम उसको ऑन करते थे। ठीक है। तो मुझे पहली दफ़ा फील हुआ कि मैं कहीं जॉब कर रहा था तो मैं उस कंपनी को कितना ऑन करता था। सही। तो मेरी टीम, मेरे एम्प्लॉयज हिल के नहीं देख रहे, वो खुश है कि लाइट चली गई, लैपटॉप बंद करके बैठ गए, लाइट नहीं है मैं क्या करूँ, यूपीएस भी बैठ गए। तो मैं आया, एक मीटिंग में था, मैंने मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट किया था, मैं आया, मैंने आके उसको खींचा, वो चले कभी ना चले, खलियां पड़ जाती यहाँ तो। लेकिन हम असलर है, हमने किया। और वो बदीनों की तरह टीम मुंह देख रही थी, हंस रही होती थी बॉस पे। ये भी होता है, ये बहुत सारे फाउंडर्स ने देखा होगा कि आपकी अपनी टीम आपका मजाक उड़ा रही ऐसे है, ही। सामने होते हैं जी सर ऐसे करके गुलामों की तरह ना, ऐसे होते हैं, पीछे आपकी वो बैक स्टैबिंग बातें और ये कर। इस सारी टीम को उठा के आपने बाहर फेंकना, अपनी जिंदगी से, अपने कारोबार से बाहर फेंकना और ब्रूटल होना। मैं आज की डेट में हाथ में लाता हूँ, 15 मिनट में बंदा फायर कर देता हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस नहीं ला रहा, आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन। ठीक। आज की डेट में कोई बंदा परफॉर्मेंस ला रहा है, जान मारा, मैं इधर बढ़ा के रखता। माइक्रो मैनेजिंग हम नहीं करते, हम प्रेशर नहीं डालते, हम चिल रखते हैं, हम बहुत है, हमने सिस्टम बना दिया, सिस्टम में आपने रहना। नहीं पसंद, आप जाए कहीं भी जॉब ले लें। एक लड़का था, उसने जॉब ना रिजाइन दे दिया, तो कहता है साद भाई आपको नहीं लगता, मैं खाना खा रहा था, कहता साद भाई आपको नहीं लगता मेरा लास्ट डे है और इतना अच्छा रिसोर्स जो है आप खो रहे हैं अपनी कंपनी से और कितना नुकसान होगा आपके लिए। मैं ना नॉर्मली पहले हर बच्ची को जानता होता था, उनकी पर्सनल लाइफ को जानता होता था, क्या प्रॉब्लम्स है। अब नहीं मुझे इतना पता होता। अब जो अच्छे हैं बस टीम्स हैं उनके साथ ही करता हूँ, बाकियों के साथ दे आर हेयर टू मेक मनी, आई एम हेयर टू डू माई जॉब एज अ बिजनेस ओनर। मैं भी सेल्स, मार्केटिंग, कंटेंट मेरी जॉब है, स्ट्रैटेजी मेरी जॉब। मैं अपने आप को भी एक एम्प्लॉय लेता हूँ। तो वो मुझे कहता है कि साथ भाई आपको नुकसान हो रहा है और आपको कोई टेंशन नहीं। मेरे साथ ना एचआर का लड़का बैठा, तो मैं कहा यार तुम कैसे हायरिंग करते हो? कहा सर ऐड लगाते हैं। मैं कहा कितने की ऐड लगाते हो? कहा सर 4-5 हज़ार की। मैं कहा 5 हज़ार की लगाते हो, कितनी है उसमें आते? कहा सर आ जाती है उसमें कोई 50 आ जाती है। मैं कहा 100 रुपये की एक पड़ी तुम्हें सीवी? कहता जी सर। मैंने कहा तो उसमें से कितने इंटरव्यू हो जाते हैं? कहता सर 50 में से 25 को हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। मैं कहा 200 रुपये का? कहता जी सर। मैं कहा 25 में से कितने होते हैं तुम्हारे शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू? कहता सर 12 हो जाते हैं। मैं कहा चलो 400 रुपये का
हो गया शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू। सही। मैं कहा उसमें से कितने रखते तुम? कहता सर उसमें से हम 6 को फाइनल कर लेते हैं। मैं कहा अच्छा, यानी कि 800 रुपए का तुम्हें पड़ गया। करते कराते हमने कैलकुलेट किया कि 1500 रुपए में हम 5000 रुपए में हम 2 बंदे रख लेते। सही। तो वो ना मेरी बात सुन रहा था लड़का, तो मैंने कहा तुम्हें पता है ये जो मैं खाना खा रहा हूँ ये 11,000 रुपए का इस टाइम, तो मैंने लेस देन अ प्राइस ऑफ दिस मील आई कैन रिप्लेस यू। तो व्हाई वुड आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग यू टू ग्रोइंग अप इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी? मैं क्यों मीन इंसान बन के तुम्हें को नहीं नहीं मैं तुम्हें लंबे ख्वाब, तुम इधर ही रुको, हम इकट्ठे ग्रो करेंगे। मैं तो नहीं ऐसा करूंगा, तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, मेरी बेस्ट विशेज है, मेरी रिकमेंडेशन है, मैं तुम्हें हेल्प करूँ। मैंने उसकी बिस्ती भी कर दी और उसको बता भी दिया कि भाई तुमने जाना है, ग्रो करना है, तुम्हारा राइट है। ये सबसे बड़ा फाउंडर्स गलती करते हैं, वो ना अगले को झूठे वादे देने शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं हम ग्रो कर, भाई जा रहा है जाने दो, अगर आपको उसकी बोझ होता है आप उसकी जरूरत पूरी करो। जी, ये बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस है, या तो एम्प्लॉय आपको ब्लैकमेल करता है कि देखिए मेरे पास ऑफर लेटर आ गई, इंक्रीमेंट दे दे मेरा, वरना मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज एक है कॉमन प्रैक्टिस, और एम्प्लॉय भी इसको जो है अक्सर अपने फेवर में यूज करते हैं। मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा कि जो आम लोगों को पसंद नहीं आती। हमारे पास अगर कोई बंदा रिजाइन देता है, हम सेम डे ऑफ कर देते हैं। सही। हमारा इतना अच्छा सिस्टम है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बंदा अगर जा रहा है, अनटिल वो लीड पोजीशन इस तरह, लीड से नीचे जितने वो बंदे जा रहे हैं, हम कहते हैं यार नोटिस भी क्यों देना है, बस ठीक है जाओ, 4-5 दिन तुमने रुकना है तो रुक लो, मतलब तुम्हारा कट ऑफ डेट बता दो, तुम चले जाओ। सही। और उसके बाद उसको हम सैलरी नोटिस पीरियड की देते हैं, पूरे महीने की देंगे। ठीक। हम कहेंगे अगर तुमने डिसीजन ले लिया तुम जाओ आगे मूव करो अपने, उनको भी ज्वाइन करो, उनको नहीं ज्वाइन करना, जो गैप लेना चिल करो, घर बैठो, सैलरी तुम्हें मिल जाएगी उसकी इस महीने की जो नोटिस पीरियड है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमने 30 डेज का देना होता है। ठीक है। तो हम उसको बाउंड नहीं करते कि अब हम इसको ना, अब इसने नोटिस पीरियड दिया, अब इसमें फेंके काम, इसकी वजह है, इसको प्रेशर डाले, वो भी आगे से अकड़ जाए मैंने नहीं काम करना, तो इतना टॉक्सिक क्यों रख रहे हैं, इजी रखे उसको। अच्छा, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना, मैं क्योंकि बातों को उस तरफ भी लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखें वो बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में जो है आगे अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि आपने इतना डरा के रखा हुआ। नॉर्मली जब मैं अगर अपने आप को विजुअलाइज करूँ, या मैं वो जो एम्पैथी वाला एलिमेंट है वो लेके, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा जरूरी है। आपने पहले कहा है कि जॉब सिक्योर करनी है तो अपने आप को वैल्यू ऐड 100%। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर इतना है कि चलो कभी कभार परफॉर्मेंस नहीं भी होती, उसको टाइम लग जाता है, वो अपनी बंदा एफर्ट कर रहा होता है, मेरा ख्याल है, लेकिन आपने ये मेंशन किया कि भाई रिजल्ट नहीं भी आ रहे लेकिन वो बंदा अपनी एफर्ट पुट करे, तो दोनों अलग अलग चीजें। नहीं मैंने ये नहीं मेंशन किया, मैंने ये मेंशन किया हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम, उस सिस्टम में अगर वो बंदा है, कुछ पोजीशन ऐसी होती है जिसमें वो एफर्ट कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें नहीं वो बंदा चाहिए। सेल्स में अगर एक बंदा एफर्ट पुट कर ही जा रहा है साल से, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें वो बंदा नहीं चाहिए। अगर हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 4 बंदे हैं, लेट्स से 4 में से 3 उसी सिस्टम से रिजल्ट निकाल रहे हैं, एक बंदा उन तीनों से 100 टाइम ज्यादा मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, वो बंदा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ओके, उस बंदे को हम, अच्छा अब उसमें भी हमारी स्टेजेस है, उसको फिक्स करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी देखेंगे क्या गैप्स, उसके 99% ऑफ द टाइम गैप हमेशा एम्प्लॉय की तरफ से होता है। डेफिनेटली ऐसे ही है। मतलब ये नहीं होता कि अगर एक सिलसिला चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, एक चीज चल रही है, 4 बंदे और वही काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा तो वो बेसिकली, लेकिन आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होता है, पूरा प्लान है हमारा, पूरा उसके लिहाज से लेकर चलता है। मतलब हम आखिरी दम तक मैं लड़के के साथ और लड़की के साथ चलता हूँ, मैं ये नहीं होता कि हम उठा के, लेकिन कुछ मेरी रेड लाइंस है, पॉइंट्स हैं। ओके, कोई बंदा बिल्कुल ही नहीं परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा, मून लाइटिंग कर रहा है, टॉक्सिक है, डिसिप्लिन का नहीं ख्याल रख रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उस बंदे को आउट करते हैं सिस्टम से ऐसे। क्योंकि जो टीम यहाँ पे मेरी बैठी है, उनकी सिर्फ सैलरी की नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, उनकी मोटिवेशन, उनकी ग्रोथ। वो अगर मेरे पास एक बच्चा बच्ची बैठे ना, तो मैं उस पे उससे उसने जितना कंपनी को दिया ना, उससे ज्यादा मैं और मेरी कंपनी का खर्चा उस पर लग रहा है। आप ये देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सही। तो मैं अक्सर देखता हूँ कितने बेवकूफ फाउंडर्स होते हैं कि वो कहते हैं कि यार मतलब कि ना वो जो बच्चा और बच्ची बैठा हुआ है ना, तो ठीक है इसकी जगह कोई और ले आएंगे, इसके पैसे नहीं बढ़ाने। सही, मेरा पॉइंट समझ रहे? एक है परफॉर्मेंस नहीं ला रहे, परफॉर्मेंस नहीं ला रहा, मैं कहता हूँ मैं नहीं छोड़ता उस बंदे को। अगर कोई बंदा डिसीव करके मेरी कंपनी में आ गया, बड़े ख्वाब दिखाए हैं, और उसके बाद वो गोलियां करा रहा है, धोखा दे रहा है, वो समझ रहे, वो माइंड, उसको नहीं मैं छोड़ता। एक बंदा जिसने नीयत से आया है, हमारी भी मिस जजमेंट हुई, उससे भी नहीं हुआ, उसके साथ हम चलते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं। एक टाइम आता है वो भी नहीं चलता, तो उसको ऑब्वियसली डिपार्ट होना पड़े। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे चल जाते हैं, हमारा सिस्टम हायरिंग रिक्रूटमेंट का भी बड़ा स्ट्रांग है कि हम अच्छे ही बच्चे को लेके आते हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे फाउंडर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक बच्ची है जो आपके साथ काम कर रही है, 50,000 रुपये आई थी, लाख पे पहुंच गई, अब वो 1,20,000 डिमांड कर 3 साल चलो उसको हो गए,
ठीक है 3 साल वैसे बहुत ज्यादा अरसा है, ऐसे ही। लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं इसको एक 20 करना है, उसके बजाय मैं 2 छोटे ले आऊं। समझ ठीक। रहे हैं? मुझे ये आज तक थिंकिंग फाउंडर्स की नहीं समझ है, और ये सिर्फ देसी फाउंडर्स में, खासतौर पर पाकिस्तान। अक्सर लोगों से बात ओ नहीं कटो पैसे कटो, देख ना दो, खुद जानना है तो जाए। मैंने उसके अंदर ये सिस्टम किया हुआ है कि वो जो बच्चा बच्ची है उस पर हमने इतना इन्वेस्ट किया, टाइम, एनर्जी, वैल्यू, कॉस्ट, हमने उसके ऊपर ऑफिस का खर्चा लगाया। ऑफिस का हमारे बैठने की 35 से 40 हजार रुपया सीट की कॉस्ट है, सही। रिमोट वाले का 25,000 हमें पड़ता है। उसको इतना हमने हिडन कॉस्ट इतनी दी है, उसको हमारी अंडरस्टैंडिंग में नए बच्चे को लेके आएंगे इतना टाइम लेगा। अगर वो सही, बच्चा so बच्ची true, को so true. सिर्फ इस वजह से आउट करने के पैसे महंगी पड़ रही है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट माइंडसेट ऑफ अ फाउंडर। ये नहीं होना चाहिए। सही। जेब से मैं कहता हूँ पैसे निकालने की आदत होनी चाहिए। साथ भाई मुझे आइडिया है कि आज आप सैटरडे है, आज आपने हसल टॉक करनी है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने टाइम दिया। लेकिन बस एक क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन, आई डू प्रॉमिस ये लास्ट क्वेश्चन है। साथ भाई प्रोफेशनल एक बंदा है, वो अपनी एक जॉब 9 to 5 या 9 to 9 करके थक चुका है। एंड अभी मैंने आपसे पूछा था कि भाई 90 दिन का एक रोड मैप दे दें, उसमें एक स्टार्टअप क्लिनिक को हमने एक केस स्टडी बनाया और आपने वो पूरा रोड मैप बता दिया। लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि उसके लिए जो बंदा अपनी एजेंसी या अपना सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करना चाह रहा है, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसके अंदर एक फिलॉसफी इंक्लूड है जो मैं सबको बताता हूँ। मेरे से ना बहुत सारे जॉब डूअर्स ये पूछते हैं, ये एक डिबेट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को ना हमेशा से हेट के ऊपर ना प्रमोशन दी गई है। समझ आई आपको बात? हेट ये है कि उस तबके के साथ नहीं बैठना, वो है तो इस वजह से ये वाली चीज़ ले, वो प्रोडक्ट इसलिए नहीं लेनी क्योंकि वो उनकी है, इस वजह से इसके साथ कर। ये मैं अब आपको डिग्री वर्सेस स्किल्स कि ये एक बड़ी चलती है। आज भी मेरे से किसी ने पूछा साथ भी आप डिग्री को बड़ा प्रमोट करते हैं, स्किल्स को क्यों नहीं करते? मैं कहा भाई डिग्री इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें मजीद स्किल्स आते हैं। स्किल तो मजदूर के पास भी है, ईंटें लगाने वाले के पास भी है, स्किल तो वो गधा चलाने वाले के पास भी है। आपने पिंडों में लोगों को नहीं पता गधा चलाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, पीछे रेडी लगाना, पीछे उस पर लोड करना, अनलोड करना, वो उठना जाए गधा। तो वो सारी स्किल्स हैं। मतलब डिग्री इटसेल्फ इज लाइक अ फ्रेमवर्क, माइंडसेट जो आपको कंप्यूट करने के देता है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अगर मैंने डिग्री ना की होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना करता। मेरी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, मेरी पीपल मैनेजमेंट, मेरी डिस्कशन, मेरी नेटवर्किंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंटेलेक्ट वो डेवलप हुई, जिसको मैंने यूटिलाइज किया। मजीद जब स्किल्स आए तो मेरे रिफाइंड स्किल्स निकले। समझ रहे मेरे पास? इसी तरह जो जॉब पे बच्चा बैठा हुआ है ना, और उसके जहन में जब पहले दिन आता है कि मैं अपना काम करूँ, वो पता क्यों आता है? पैसे कमाने के लिए। और अगर किसी के जहन में इसलिए आता है कि बिजनेस मैं इसलिए करूंगा कि मैं पैसे कमाने के लिए करूंगा, तो भाईजान मैं भी इधर बैठा, आप भी इधर बैठे, ठीक है। हम मेरे से कभी मिलिएगा अगले 10 सालों में, 5 सालों के साथ, भाई आपने क्यों नहीं बताया कि बिजनेस में पैसे से ज्यादा जो दुर्गत बनती है ना, वो नहीं बताई। पैसे नहीं आते बिजनेस से, ये याद रखना। इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बी द नंबर 2 इन द बिजनेस। अपने बॉस के नंबर 2 बनना सीखे। नंबर 2 वो बंदा होता है हु एक्चुअली रन्स द बिजनेस। मेरे नंबर 2 जितने भी हैं ना, वो मेरे से ज्यादा ही कमा रहे होते हैं, उनके पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, उनकी जिंदगियां भी ईजी हैं, उनको रात को स्ट्रेस भी नहीं होता कि सुबह कंपनी है कि नहीं, वो स्ट्रेस भी मेरे पास है। ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट के साथ जब आप जाते हो ना कि ठीक है मैंने बिजनेस क्यों खड़ा किया, तब तो क्लैरिटी नहीं थी। आज की डेट में आई कॉल माई सेल्फ एम्प्लॉय ऑफ एग्जैक्टलिक्स, आई एम अ सी ऑफ एग्जैक्टलिक्स। मैंने अगले 4 साल में सीईओ नहीं रहना, मैंने किसी और को अपॉइंट कर देना। मैं सीईओ बना हूं, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक जेडी है, मैंने जेडी को फुलफिल करना है। मेरी जेडी ये नहीं है कि मैं गाड़ियां लूं, मैं घर लूं, मैं प्लॉट लूं, मैं ये चीजें करूं। इस बिजनेस को मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाना है, मेरी सैलरी है, साल बाद जाके मैं डिविडेंड लेता हूँ। कई सालों से ना मैंने सैलरी ली ना डिविडेंड लिया। मैं इसको एक नए मिशन के ऊपर ग्रो कर रहा हूँ बिजनेस को, क्योंकि मेरे पास और बिजनेस है। मैं एक बिजनेस से पैसे ले रहा हूँ, दूसरे से नहीं ले रहा, उसका पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट आई हैव अ जॉब जो मैंने करनी है, वो मेरी जॉब है। अगर आप ये जॉब वाली चीज नहीं ना समझेंगे और आप कहेंगे कि यार बिजनेस में तो याशी है, अपनी मर्जी से उठ रहा है, अपनी मर्जी से सोना है, तो मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर है। मैं बार बार ओपन चैलेंज देता हूँ, वो मेरे पेट जुमला 1200 के स्टाफ में साइन करा लें। आपकी इतनी दुर्गत बननी है, आपकी जिंदगी अजीरन हो जानी है, आपके रातों की नींदें उड़ जानी है, आपको और ख्वाब में भी ना कैश फ्लो, क्लाइंट और वो ना आए, और आपको अपने बीवी बच्चों अम्मी अबू से बात करते हो, आपका दिमाग सुनना ना, कान में टू की आवाज आएगी, आपको उन लोगों की आवाज नहीं आ रही होगी, आप मिस हो जाओगे, मिसिंग इन एक्शन। आप फोन पे लगे रहोगे सारा टाइम। आप शादी ब्याह दुनिया की किसी चीजें जो क्रिकेट शिकेट सारे देखते हैं ना शौक से, मैं देखता हूँ कि कैसे करते हैं। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं यार बड़ा मजा है, बड़ा शुक्र है, झूठ बोल रहे हैं आपके साथ, गेम डाल रहे हैं आपके साथ, वो कह रहे हैं मेरी दुम कटी तेरी भी कटे। बट इसका ये मतलब नहीं बिजनेस नहीं करना चाहिए।
बिजनेस करने का एक फार्मूला है, उसके तहत करना चाहिए। बिजनेस को एक ट्रांजिशन करना, अगर आप एक जॉब करें, सबसे पहला स्टेप तो आपने बहुत अच्छा कर लिया कि आप एक अच्छी जॉब करें जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी आपके बिजनेस में। अब आपने ट्रांजिशन करना है, एकदम ये नहीं करना रिजाइन दिया और जाके बिजनेस शुरू कर दिया। आपने देखना है क्या ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, अगर एजेंसी बनाने जा रहे हैं तो क्या आपके पास वो स्किल्स है, वो टीम है, वो रिसोर्सेज है, वो रनवे पाथवे है। नहीं है तो स्टार्ट विद योर रिमोट जॉब, स्टार्ट विद हाई पेइंग जॉब, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए और वो करें। यहाँ पे मुझे बता दें, कोई भी बच्चा जो जॉब करो जिसके सामने मैं कहूँ यार ये करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में फेंक रहा हूँ, डू वट एवर यू वांट, कितने लोग हैं आप में से मुझे बताएं जो 1 करोड़ का 1 करोड़ उठा के किसी जगह इन्वेस्ट करें? 99% वो हैं जिन्होंने 1 करोड़ में से 10 लाख छोड़ना है, चलो यार इससे कुछ कर लेते हैं, बाकी गाड़ी ले ली, घर ले ली, अपग्रेड कर ली। तो ये माइंडसेट के साथ आपने अपने आप को ट्रांजिशन करना है। और बिजनेस और खासतौर पर एजेंसी बिजनेस आज की डेट में जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी हो गया। मैंने बताया ना कि उसको लॉन्च करना बहुत आसान हो गया। एक वेबसाइट, हम तो वेबसाइटों में बड़ा टाइम लेते थे, आज की डेट में वेबसाइट वगैरह बना के ये बच्चे ना मेरे पास अक्सर आते हैं, सर भाई वेबसाइट बना रही है, सोशल मीडिया कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, क्लाइंट नहीं आ रहा। ईमेल भी कर रहे हैं, क्लाइंट नहीं आ रहा। एड लगाने के पैसे नहीं है। कोल्ड कॉलिंग करें कि कोल्ड ईमेल पे रहें, सोशल डीएम आपने बताया था वो करें, क्लाइंट नहीं आ रहा। ये जो क्लाइंट नहीं आ रहा है ना, ये बिजनेस है। इट विल टेक यू ईयर्स टू बिल्ड ऑन दिस। अगर आप कहते हो ना कि मैंने वेबसाइट और ये 7-8 चीज़ें कर ली और अब मेरा बिजनेस कटोगा, ऐसा नहीं। आपको ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स उस पर लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आपके वो क्लाइंट पहले आएंगे, फिर ज़्यादा आएंगे, फिर अच्छे आएंगे, फिर सस्टेनेबल आएंगे, फिर आपकी मर्जी के आएंगे, फिर आप ग्रो करना शुरू करेंगे। ये कानून है कारोबार है। ये जितनी जल्दी समझ आएंगे उतना बेहतर है। और अगर कारोबार अगेन दोबारा मैं एम्फोसाइज कर रिपीट करूंगा, इसलिए करें कि मैं बड़ी गाड़ियां ले लूँ, घर ले लूँ, उम्रे कर लूँ, हज कर लूँ, मेरी ज़िंदगी में सहल आ जाएगा, पैसा होगा, फरावानी होगी, बड़े घर होंगे, दोस्त यार इम्प्रेस होंगे, कोलीग्स को पिछले में इम्प्रेस करो, उसके लिए ना प्लीज़ बिजनेस करो। सर भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन बिलीव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में है, लेकिन आपका टाइम लिमिटेड है। और द गुड थिंग इज कि आपने तो अपना शो करना है और मैंने वो शो सुनना है, ठीक है। तो गाइस ये था एम्पावर मी टॉक का एपिसोड, एंड आई डू होप कि आपने साथ अपने जो है पेंसिल कॉपी रखा होगा, और अगर नहीं भी रखा तो आप जाएं दोबारा इस पॉडकास्ट को सुने। और साथ भाई के साथ आज हमने $1 मिलियन बातें की हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको दोबारा भी होस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें वो एक पॉडकास्ट में कभी भी जो हैं वो हम उसको रैपअप नहीं कर सकते। तो और आपके लिए ये है कि प्लीज़ आप साथ भाई के चैनल पे जाएं। और इनका आज तो वैसे सैटरडे है तो आज तो इन्होंने लाइव आना है, लेकिन जब आप इनके चैनल पे जाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी। ये रेगुलर सैटरडे को हसल टॉक करते हैं। इसके अलावा इनका जो फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ फाउंडर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी जर्नी, उनका बिजनेस मॉडल। तो वो जो है आप अपनी डिग्रियां करें, अपने स्किल एक्वायर करें, लेकिन जो साथ यहाँ साथ भाई से आपको स्किल मिल रहे हैं ये बहुत वैल्यूएबल है। इसी के साथ जी अल्लाह हाफिज़। आप जहाँ पे भी हैं अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।